हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हालचाल है। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे, चिल कर रहे होंगे, मस्ती कर रहे होंगे, खूब एंजॉय कर रहे होंगे और लेक्चर के आनंद ले रहे होंगे। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मैं मोहित यादव और आपको पढ़ाता हूं जीव विज्ञान। और जीव विज्ञान में हम लोग आज जिस चैप्टर को यहां पर कवर कर रहे हैं वो है हम बीमार क्यों होते हैं, वाई डू वी फॉल इल। ठीक है बेटा, तो हम लोग यहां पर जिस चैप्टर को कवर कर रहे हैं उसका नाम है हम बीमार क्यों होते हैं। ठीक है ना। तो इसका जो लेक्चर है, आज हम लोग जिस लेक्चर को यहां पर कवर कर रहे हैं वो है यहां पर लेक्चर नंबर 3। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि ये चैप्टर बहुत छोटा है, लेकिन जितना ही छोटा है उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। और एग्जाम के पर्पज से तो बेटा ये महत्वपूर्ण है ही, और इसके अलावा ये आपके स्वास्थ्य से, आपकी जीवन शैली से, आपकी दिनचर्या से पूरा का पूरा कोरिलेट करता है। ठीक है ना। जैसा कि हम लोग इसके 2 लेक्चर में पढ़ चुके हैं और वहां पर हम लोगों ने देखा कि किस तरह से जो हेल्थ है, हमारी जो स्वास्थ्य है, वो हमारे जीवन पर कितना महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है। ठीक है, और सभी को पता है कि आप सभी को क्या रहना चाहिए, हमेशा हेल्दी रहना चाहिए, है ना। हमेशा एकदम चुस्त रहो, एकदम मस्त रहो, है ना। क्यों? क्योंकि बेटा जो स्वास्थ्य है ना, ये बहुत कुछ डिपेंड करता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि अगर आपको पढ़ाई करनी है उसके लिए आपको शारीरिक रूप से भी स्वस्थ होना चाहिए और मेंटल रूप से भी स्वस्थ रहना चाहिए। मतलब अगर हम बात करें फिजिकल एक्टिविटी, अगर हम बात करें बेटा फिजिकल एक्टिविटी, ठीक है, तो चाहे फिजिकल एक्टिविटी की बात करें या फिर हम मेंटल एक्टिविटी की बात करें, है ना। मतलब शारीरिक और मानसिक, शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से क्या होना चाहिए, हम लोगों को स्वस्थ रहना चाहिए। अगर आप शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होंगे तभी क्या माना जाएगा कि आप कैसे हैं, आप हेल्दी हैं, है ना। तो हम लोगों ने जो चर्चा करी उस टॉपिक में हम लोगों ने समझा कि बीमार होने का मतलब, जैसे कि चैप्टर का नाम क्या है, हम बीमार क्यों होते हैं। तो यहां पर ये जो शब्द आ रहा है ना बीमार, तो बेटा बीमार होने का मतलब ये नहीं है कि हमको कोई रोग हो, हमको कोई डिसीज हो, ये जरूरी नहीं है। ठीक है ना। तो डिसीज का होना, डिसीज का होना, डिसीज मतलब कोई बीमारी, डिसीज का मतलब कोई बीमारी या फिर कोई रोग, या फिर कोई रोग। ठीक है ना। तो किसी बीमारी का होना या किसी रोग का होना ही इस बात पर निर्भर नहीं करता है कि आप बीमार हैं। ठीक है ना। अगर कोई बीमारी नहीं है, समझना मेरी बात को, अगर आपको कोई बीमारी नहीं है, आपको कोई रोग नहीं है ना, भगवान करे आपको कभी कोई बीमारी ना हो, ठीक। लेकिन अगर आपको कोई बीमारी नहीं है और अगर आपको कोई रोग नहीं है, मतलब कि आप बिल्कुल फ्री हैं, आपको किसी भी प्रकार की कोई बीमारी नहीं है, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप स्वस्थ हैं। समझ रहे हैं आप हमारी बात को। मेरे कहने का मतलब फिर से समझिए, यहां पर बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है ये, क्या कि अगर कोई बीमारी है तो इसका मतलब कि आप बीमार हैं। इतना तो क्लियर है ना यहां पर, कि अगर आपको कोई बीमारी है तो इसका मतलब कि आप बीमार हैं, इतना तो क्लियर है, ठीक। लेकिन अगर कोई बीमारी नहीं है, अगर कोई रोग, अगर कोई डिसीज आपको नहीं है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप स्वस्थ हैं। अब आप सोच रहे हो सर ये आप कैसी बात कर रहे हो, मतलब या बीमारी है हम तब भी बीमार हैं और बीमारी नहीं है तब भी हम स्वस्थ नहीं हैं। तो मेरे कहने का मतलब यहां पर मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं, किस बात पर, कि अगर आपको कोई मानसिक तनाव है, क्या है, कोई मानसिक तनाव, ठीक, अगर कोई मानसिक तनाव है, इसका मतलब क्या हुआ कि आप हेल्दी नहीं हैं, आप स्वस्थ नहीं हैं। हम लोगों ने बेटा जो पहले लेक्चर में स्वास्थ्य की परिभाषा पढ़ी थी वो क्या पढ़ी थी, कि हेल्थ का मतलब क्या होता है, स्वास्थ्य का मतलब क्या है, कि हमारा जो शरीर है, आपका जो शरीर है, वो शारीरिक रूप से एकदम बढ़िया रहना चाहिए, कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा मानसिक रूप से भी क्या होना चाहिए, एकदम स्वस्थ रहना चाहिए।
और सामाजिक रूप से भी कैसा रहना चाहिए, स्वस्थ रहना चाहिए। तो किसी भी स्वास्थ्य का मतलब सिर्फ शारीरिक से लेना देना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ फिजिकल एक्टिविटी से लेना देना नहीं है। यहां पर 3 शब्द आते हैं और ये तीनों शब्द आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। वो क्या है कि स्वास्थ्य का मतलब क्या है कि आप शारीरिक रूप से भी स्वस्थ रहें, आप मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहें और आप सामाजिक रूप से भी स्वस्थ रहें। ठीक है, तो यहां पर 3 बात पे हम लोगों को जोर देना होता है, एक सामाजिक, एक मानसिक और तीसरा, और एक शारीरिक हो गया, एक मानसिक हो गया, तीसरा क्या हो गया, सामाजिक। ठीक है ना। तो अगर इस तरह से अगर शारीरिक मानसिक और सामाजिक इन तीनों से आप क्या है, स्वस्थ हैं, ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या होगा, तभी इसका मतलब यह होगा कि आप क्या हैं, आप एक स्वस्थ व्यक्ति हैं, आप एक हेल्दी व्यक्ति हैं, है ना। तो एक स्वस्थ व्यक्ति की पहचान, एक हेल्दी व्यक्ति की पहचान क्या होती है कि वो शारीरिक, मानसिक और सामाजिक तीनों रूप से क्या रहे, स्वस्थ रहे। ठीक है ना। अगर आपको कोई बीमारी नहीं है, इसका मतलब आप सामाजिक रूप से तो स्वस्थ हैं, लेकिन अगर आपके दोस्तों के बीच में कोई वाद विवाद हो गया, कोई लड़ाई हो गई, तो वहां पर क्या हो जाता है, एक दिमागी टेंशन हो जाती है। इसका मतलब कि वो जो मानसिक तनाव है, वो मानसिक तनाव भी क्या करता है, हमको अस्वस्थ बनाता है ना। इसीलिए आप लोग देखते होंगे आजकल जो बहुत ही मोस्ट कॉमन जो बीमारियां हैं, जैसे कि बीपी का बढ़ जाना है ना, शुगर का बढ़ जाना है, तो ये आजकल बीमारियां बहुत कॉमन है। हर किसी का बीपी ज्यादा हो रहा है, बीपी कम हो रहा है, क्यों? क्योंकि आज हम मानसिक और सामाजिक रूप से स्वस्थ नहीं है। शारीरिक रूप से तो फिट हैं, शारीरिक रूप से हमको कोई भी बीमारी नहीं, ना हमको जो है खांसी जुकाम है, ना हमको सरदर्द है। अगर मान लो ऐसा नहीं है, ठीक है ना, कि शारीरिक की खांसी जुकाम भी नहीं है, सरदर्द भी नहीं है, ठीक है, और ना ही कोई ऐसी बड़ी बीमारी है जिसको हम लोग दीर्घकालिक रोग में रखते हैं, है ना मलेरिया है ना, भगवान न करे जीवन में कभी भी कोई बीमारी हो। लेकिन यहां पर पढ़ने के तौर पर हम समझेंगे कि अगर आपको ना ही कोई तीव्र रोग है, ना ही कोई दीर्घकालिक रोग है, लेकिन फिर भी आपका जो फ्रेंड सर्किल है, अगर आपके फ्रेंड सर्किल में क्या है, किसी भी प्रकार का कोई तनावपूर्ण व्यवहार है, या आपकी किसी की दोस्त से नहीं बन रही है, उससे लड़ाई, उससे दुश्मनी चल रही है, तो इस कंडीशन में क्या होता है, जैसे तुम भाई साहब स्कूल में पहुंचे, जैसे ही तुम स्कूल में पहुंचे, जैसे ही तुमने उसको देखा, अच्छा ये कोई बात नहीं बेटा, छुट्टी के बाद देखता हूं मैं, है ना, छुट्टी के बाद, अब वो भी तुमको देख रहा है, कोई नहीं, तुम टेंशन नहीं ले, तुम 2 लड़के लाओगे, मैं 4 लड़के लाऊंगा। अब ये क्या हो रहा है, ये एक हेल्दी, एक जो है मेंटल की जो अवस्था है ना, जो मेंटल फिटनेस होती है, जो मेंटल एक्टिविटी है, ये हमारी वहां पर स्वस्थ नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा जो मस्तिष्क है, जो हमको मानसिक रूप से स्वस्थ रहना चाहिए, जहां हमको दिमाग अपनी पढ़ाई में लगाना चाहिए, अपने खेलकूद में लगाना चाहिए, एक अच्छे व्यवहार में लगाना चाहिए, तो वहां पर हम क्या कर रहे हैं, आपस में दुश्मनी करके अपना ही मानसिक तनाव बढ़ा रहे हैं। ठीक है ना। तो अगर आपको स्वस्थ रहना है, तो आपको मेरी इस बात पर जरूर गौर करना होगा कि अगर आपको कोई बीमारी नहीं है, तो इसके अलावा आपको मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहें बेटा, और सामाजिक रूप से भी स्वस्थ रहें। सामाजिक रूप से स्वस्थ रहने का मतलब क्या है, आपके आस पड़ोस में जो रहने वाले लोग हैं, आपका जो फ्रेंड सर्किल है, जो आपके यार दोस्त हैं मिलने वाले, उनसे एक अच्छा व्यवहार हो, है ना। ऐसा व्यवहार हमारा ना हो कि हमारा उनसे एक तनाव बना रहे। ठीक है, तो तनाव नहीं होगा जब एक हमारा अच्छा फ्रेंड सर्किल होगा, वहां पर अच्छी बातें होंगी, है ना, स्वस्थ बातें होंगी, ऐसी बातें जो क्या करें, जो आपका शारीरिक विकास करें, आपको पढ़ाई में मजबूत करें, आपकी पढ़ाई में अगर कोई दिक्कत आ रही है, आप वो वहां पर डिस्कस करें। तो ऐसी सारी चीजें होनी चाहिए, ऐसी बातों का डिस्कशन होना चाहिए, ऐसा हमारा फ्रेंड सर्किल होना चाहिए, जिससे कि हम क्या कर सके, अपने जीवन में ऊंचाइयों को आगे बढ़ते हुए और बहुत सारी सफलताओं को प्राप्त कर पाए, है ना। तो ये कब होगा, ये तभी होगा जब बेटा आप मानसिक और सामाजिक रूप से क्या रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, हेल्दी रहेंगे। ठीक है ना। तो शारीरिक रूप से अगर स्वस्थ हैं, तो इसके अलावा आपको मानसिक और सामाजिक में भी क्या करना है, ध्यान देना है कि आपका जो मानसिक स्थिति है और जो सामाजिक व्यवहार है वो कैसा है। ठीक, तो इस पर्पज से ये जो बातें हैं, ये बातें आपकी दिनचर्या के लिए, आपके जीवन में आगे बढ़ने के लिए,
ठीक है ना, बहुत ही ज्यादा क्या है, महत्वपूर्ण है। तो इस लिहाज से भी ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज्यादा मायने रखता है आपके जीवन में। क्यों? क्योंकि इससे आप मानसिक तनाव से भी दूर रह सकते हैं। अगर आप हमारी बातों को ध्यान से सुनेंगे तो आप मानसिक तनाव से भी दूर रहेंगे, अगर उसको फॉलो भी करेंगे। क्योंकि सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होता है ना। सुन लिया, सुन के एक कान से सुना, दूसरे कान से निकाल दिया कि ठीक है, इनका तो काम है बोलना, ये तो बोलते ही रहते हैं, है ना। तो अगर सिर्फ सुन लिया और सुन करके उसको फॉलो नहीं किया तो फिर हम वही कहीं ना कहीं मानसिक तनाव में बने रहेंगे, जिसका कारण फिर हमारी जो हेल्थ होती है, हमारा स्वास्थ्य होता है, वो कहीं ना कहीं उसको प्रभावित करता है। ठीक है ना। तो इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे से समझना है। समझने के साथ साथ अपने एग्जाम के पर्सपेक्टिव से भी हमको देखना है किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। मैंने दूसरे लेक्चर में आपको बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई थी, आज भी आपके लिए क्वेश्चन लेकर के आए हैं। एग्जाम के पर्सपेक्टिव से जो क्वेश्चन महत्वपूर्ण है उसको हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। और इसके अलावा ये आपके जो डेली रूटीन है उसके लिए भी क्या है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज हम लोग किस किस टॉपिक पर, किस किस विषय पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे कि हम लोगों को किस विषय पर चर्चा करनी है। तो हम लोग समझेंगे कि आज हम लोगों को क्या देखना है, संक्रामक रोग के बारे में चर्चा करनी है। किसके बारे में चर्चा करनी है? संक्रामक रोग के बारे में चर्चा करनी है। ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने संक्रामक कारक और असंक्रामक कारक के बारे में पढ़ा था, उनके अंतर भी समझे थे। तीव्र रोग और दीर्घकालिक रोग के बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, उसके अंतर को भी समझा था। तो आज हम लोग वही संक्रामक रोग को और भी ज्यादा डिटेल से पढ़ेंगे। यहां पर हम लोग ये भी देखेंगे कि किस किस तरह की बीमारियां होती हैं। ठीक है, तो बीमारी के बारे में भी आज हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, है ना। ये यहां पर बा में बड़े की मात्रा लगती है ना, बीमार। ठीक, चल तो हम लोग आज बीमारी के बारे में ही पढ़ेंगे। और बीमारी फैलाने वाले जो कारक हैं, बीमारी फैलाने वाले जो कारक हैं, कौन कौन से कारक हो सकते हैं? वो बैक्टीरिया भी हो सकता है, वो विषाणु भी हो सकते हैं। अच्छा, बैक्टीरिया तो अंग्रेजी शब्द है ना, और हिंदी में इसको क्या कहते हैं, जीवाणु कहते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया अंग्रेजी शब्द है, उसको हिंदी में क्या कहते हैं, जीवाणु कहते हैं। ठीक, तो जीवाणु भी क्या हो सकते हैं, बीमारी फैलाने के कारक हो सकते हैं। विषाणु भी हो सकते हैं, विषाणु को क्या कहते हैं बेटा, वायरस कहते हैं। कवक भी हो सकते हैं, कवक को क्या कहते हैं अंग्रेजी में, फंजाई कहते हैं। ठीक है, प्रोटोजोआ भी हो सकते हैं। और प्रोटोजोआ को अंग्रेजी में प्रोटोजोआ ही कहते हैं। तो ये कुछ सूक्ष्म जीव हैं, ये सारे ही क्या हैं बेटा, सूक्ष्म जीव हैं। सूक्ष्म जीव जिनको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्या कहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं, सूक्ष्म जीव कहते हैं। ये सूक्ष्म जीव हैं सारे के सारे, चाहे वो जीवाणु हो, विषाणु हो, कवक हो या प्रोटोजोआ हो, जो क्या करते हैं बेटा, बीमारी फैलाने में सहायक होते हैं, बीमारी फैलाने में मदद करते हैं और बीमारियों को एक जगह से दूसरे जगह तक भी पहुंचाते हैं। चाहे फिर वो हवा के माध्यम से हो, मतलब वायु के माध्यम से, या फिर वो जल के माध्यम से हो, कोई भी माध्यम हो सकता है। ये कई सारे माध्यम से क्या करते हैं, ये जो सूक्ष्म जीव है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये क्या करते हैं, बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, प्रोटोजोआ, ये बीमारियों को फैलाने में मदद करते हैं। तो इनके बारे में हम लोगों को आज डिस्कस करना है। हम लोग ये भी देखेंगे आज कि कौन कौन सी बीमारियां हैं जो ज्यादा ही घातक होती हैं, और उस बीमारी को फैलाने वाले बैक्टीरिया का नाम क्या है, उसका वायरस का नाम क्या है। यह भी आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से क्या है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, उसके अलावा हम लोग एक ये भी पॉइंट समझेंगे कि अंग विशिष्ट और ऊतक विशिष्ट अभिव्यक्ति क्या होती है। ठीक है ना, अगर शरीर के किसी अंग में कोई रोग या कोई लक्षण है तो उसको कैसे हम लोग पहचान सकते हैं,
और उस लक्षण से हम ये भी पता कर सकते हैं कि ये कौन सी बीमारी है और किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से, किस सूक्ष्म जीव की वजह से हुई है। तो इस पॉइंट को हम लोग यहां पर समझेंगे। फिर उसका क्या उपचार किया जा सकता है, उसका ट्रीटमेंट क्या होता है, ठीक है ना। क्यों, अगर कोई बीमारी हुई है तो उसका कोई ना कोई उपचार भी होगा, उसका ट्रीटमेंट भी होगा। हम लोग डॉक्टर के पास जाएंगे, वहां पर दिखाएंगे तो डॉक्टर हमको बताएंगे कि बेटा ऐसी बीमारी हुई है और उसका उपचार इस तरीके से किया जा सकता है, उसको फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन फिर वही बात आ गई कि हम क्यों इंतजार करें कि हमको डॉक्टर के पास जाना पड़े। क्या कोई ऐसी चीजें नहीं है कि हम उसको फॉलो करके उन बीमारियों से बच सकते हैं? तो बिल्कुल हैं, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनको हम लोग अपना करके, जिनको हम लोग डेली रूटीन में फॉलो करके बीमारियों से बच सकते हैं और हमको उपचार के लिए डॉक्टर के पास भी नहीं जाना पड़ेगा। तो वो कौन सी चीजें हैं, वो कौन से ऐसे काम हैं जिनको करके हम इन रोगों के द्वारा, इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा फैलाई गई बीमारियों से बच सकते हैं? तो ये पॉइंट हम लोग समझेंगे कहां पर, निवारण के सिद्धांत पर, कि उपचार से ज्यादा अच्छा है क्या है, निवारण है। हमको उपचार ना कराना पड़े, उससे अच्छा है क्या, हम निवारण कर लें, हम कुछ ऐसे काम कर लें जिससे हम इन सूक्ष्म जीवों से, इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फैलाने वाले रोग, फैलाने वाले बीमारियों से बच सकें। तो ये सारी ही चीजें आज हम लोग समझेंगे, जो कि बहुत ही ज्यादा क्या है, महत्वपूर्ण है। ठीक, तो चलिए शुरुआत करते हैं लेक्चर की और देखते हैं कि सबसे जो पहला पॉइंट है वो क्या है। सबसे पहले पॉइंट में कह रहा है कि संक्रामक रोग क्या होते हैं। ठीक है, तो आप यहां पर देखो बेटा, ये कितने ही सारे क्या हैं, ये यहां पर जो आपको चित्र में दिखाई दे रहे हैं, ये सब के सब क्या है बेटा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं। क्या है, माइक्रो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जिनको क्या कहते हैं, सूक्ष्म जीव। और ये वो सारे के सारे सूक्ष्म जीव हैं जो हमको हमारी आंखों से नहीं दिखाई देते हैं। इनको देखने के लिए हमें किसी न किसी सूक्ष्मदर्शी की, माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। तो माइक्रोस्कोप की सहायता से, सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इन सूक्ष्म जीवों को देखा जा सकता है। ये सूक्ष्म जीव वही हैं जिनकी चर्चा हम लोगों ने अभी करी थी। क्या, ये बैक्टीरिया हो सकते हैं, मतलब जीवाणु, ये विषाणु हो सकते हैं, मतलब कि वायरस, ये कवक हो सकते हैं, मतलब कि फंजाई, और ये प्रोटोजोआ हो सकते हैं। ठीक, तो ये जो सूक्ष्म जीव है ये किसी भी तरह के हो सकते हैं, बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, प्रोटोजोआ, कुछ भी हो सकते हैं। लेकिन ये इन सारे ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म का बेटा काम क्या है, बीमारियों को फैलाना। ठीक है, तो हम लोग यहां पर क्या देखेंगे कि जो रोग उत्पन्न करने वाले क्या हैं, जीव हैं, उनको अनेक वर्गों में, वो अनेक वर्गों के अंतर्गत आते हैं। ठीक है ना, यहां पर बहुत सारे अनेक क्या हैं, वर्ग हैं। जैसे कि क्या है, कुछ वायरस हैं, जो कि अभी हमने आपको बताया, क्या कि वो वायरस भी हो सकते हैं, वो बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, वो फंजाई भी हो सकते हैं, है ना, फंजाई का मतलब कवक, और वो प्रोटोजोआ भी हो सकते हैं। ठीक है, तथा जो कुछ रोग हैं वो बहुकोशिक जीवों जैसे अनेक प्रकार के कृमि से भी फैलते हैं। अब ये कृमि जो शब्द आ रहा है, आप समझ रहे होंगे, ये कृमि कहां पर हम लोगों ने पढ़ा था, ये कृमि हम लोगों ने पढ़ा था पिछले चैप्टर में, जब हम लोग पढ़ रहे थे प्लेटीहेल्मिन्थीज। प्लेटीहेल्मिन्थीज जो फाइलम है, जो कि एनिमलिया जगत के अंतर्गत आता है। ठीक है, अगर आप हमारी क्लास लगातार लेते होंगे तो आप लोगों को ध्यान होगा कि हम लोगों ने पिछले चैप्टर में जगत पढ़ा था एनिमलिया, और एनिमलिया जगत में हम लोगों ने कृमि को पढ़ा था, जो कृमि किस फाइलम के अंतर्गत आता है, प्लेटीहेल्मिन्थीज के अंतर्गत आता है, उसके अंदर ये कृमि आते हैं। ठीक है, तो ये जो कृमि है ये भी क्या करते हैं, बीमारियों को फैलाते हैं, जिसका एग्जाम्पल हम लोगों ने पिछली ही क्लास में देखा था, है ना। और आपको, अगर आपको याद आ रहा हो तो आप कमेंट करके हमको जरूर बताइए कि पिछली क्लास में हम लोगों ने कृमि के द्वारा फैलने वाली एक कौन सी बहुत भयानक बीमारी के बारे में चर्चा करी थी, उसका चित्र भी हमने आपको दिखाया था। तो यहां पर हमने आपको हिंट भी दे दी है और आप हमको कमेंट करके इसका आंसर जरूर बताएंगे, ठीक है ना। तो संक्रामक रोग क्या है, संक्रामक रोग ऐसे रोग हैं जो सूक्ष्म जीवों के द्वारा क्या किए जाते हैं, उत्पन्न किए जाते हैं, सूक्ष्म जीवों के द्वारा फैलाए जाते हैं। वो सूक्ष्म जीव कुछ भी हो सकते हैं, वायरस भी हो सकते हैं, बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, फंजाई और प्रोटोजोआ भी हो सकते हैं। इसके अलावा वो कुछ कृमि भी हो सकते हैं जो क्या करते हैं, बीमारियों को फैलाते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि वायरस से होने वाली बीमारी क्या है। वायरस से होने वाली कौन कौन सी बीमारियां होती हैं,
बैक्टीरिया से होने वाली कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। और ये जो त्वचा रोग नामक बीमारी है ये किसके द्वारा होती है, ये फंजाई के द्वारा होती है। वहीं प्रोटोजोआ से होने वाली क्या बीमारियां हैं, और कृमि जिसकी अभी हम लोग बात कर रहे थे, और हमने कहा था कि आप हमको उसका एग्जाम्पल उसका जो एग्जाम्पल है वो आप हमको कमेंट करके जरूर बताएंगे। तो जिन बच्चों ने बता दिया है वो बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं बताया है वो यहां से देख लेंगे कि जो कृमि है वो कौन सी बीमारियों को फैलाते हैं, ठीक है ना। इस चार्ट के माध्यम से हम देख रहे हैं कि यहां पर लिखा है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसकी हिंदी क्या होती है बेटा, सूक्ष्म जीव। अभी तक तो आपको ये पॉइंट याद ही हो गया होगा, अगर याद होगा तो बहुत अच्छी बात है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब सूक्ष्म जीव हैं। वो क्या हो सकते हैं, तो वो बेटा बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, वो बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, वो फंजाई भी हो सकते हैं, वो प्रोटोजोआ भी हो सकते हैं, और वो कुछ एल्गी भी हो सकते हैं। तो यहां पर कई सारी जो है क्या दी गई है, वैरायटी या विभिन्नता यहां पर कई सारी दी गई है कि ये विभिन्न या भिन्न भिन्न प्रकार के क्या है, सूक्ष्म जीव हैं जो बीमारियों को फैलाने में मदद करते हैं। यहां पर हम लोग देखेंगे कि जो ये पैथोजन हैं, जो ये सूक्ष्म जीव हैं, वो कौन कौन सी बीमारियों को फैलाते हैं। और ये जो स्लाइड है ना बेटा, ये बहुत 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 ही ज्यादा क्या है, महत्वपूर्ण है। क्यों, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्टली यहां से क्वेश्चन आता है कि ये जो डिसीज हैं, ये जो बीमारियां हैं, ये किसके द्वारा फैलाई जाती हैं, इनको फैलाने वाले कारक कौन होते हैं। क्या ये जो एंथ्रेक्स जो बीमारी है, क्वेश्चन कैसे पूछेगा बेटा, क्वेश्चन पूछेगा ये जो एंथ्रेक्स बीमारी है ये किसके द्वारा फैलाई जाती है, वायरस के द्वारा, बैक्टीरिया के द्वारा, या फिर प्रोटोजोआ के द्वारा, या फंजाई के द्वारा। तो फिर वहां पर आपको ये याद रखना बहुत जरूरी है कि जो एंथ्रेक्स बीमारी है ये बैक्टीरिया से होने वाला रोग है, ठीक है। तो इसीलिए ये स्लाइड जो है आपके एग्जाम के पर्पज से बहुत ही ज्यादा क्या है, महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं कि सबसे पहले वायरस से होने वाले रोग कौन कौन से होते हैं। तो बेटा वायरस से होने वाले जो रोग हैं वो एक तो खांसी और जुकाम ही होता है, जो कि बहुत ही कॉमन है। और आपको पता है कि अगर किसी एक व्यक्ति को खांसी और जुकाम हो गया और उस संक्रमित व्यक्ति के पास कोई दूसरा व्यक्ति अगर खड़ा है, तो ये वायरस हवा के माध्यम से उस स्वस्थ व्यक्ति के अंदर भी पहुंच जाते हैं, और उस स्वस्थ व्यक्ति को भी क्या, खांसी और जुकाम नामक ये जो बीमारी है ये हो जाती है। हालांकि ये बहुत ही घातक बीमारी नहीं है। हमने आपको पिछली क्लास में बताया था कि जो खांसी जुकाम जैसी जो बीमारियां होती हैं ये तीव्र रोग होते हैं, बहुत जल्दी फैलते हैं, लेकिन ये बहुत जल्दी सही भी हो जाते हैं, और ये हमारे शरीर में बहुत ही कम अवधि तक रहते हैं, बहुत कम समय तक रहते हैं, जिससे हमारे शरीर को कोई बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होता है। 2 से 3 दिन या मैक्सिमम 4 दिन तक हमारे शरीर में रहेंगे, हमको खांसी जुकाम रहेगा, और फिर ये 3-4 दिन बाद अपने आप, या अगर कोई एंटीबायोटिक ले लेंगे तो सही हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर जानने वाली क्या बात है, यहां पर जानने वाली बात यह है कि जो खांसी जुकाम है ये होने वाला रोग किससे होता है, कौन से सूक्ष्म जीव से होता है बेटा, तो वायरस से होता है, ठीक। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे इन्फ्लुएंजा की, या फिर हम बात करें डेंगू बुखार की, यहां पर इसको आप हाईलाइट करेंगे कि ये डेंगू बुखार है, ठीक है। और एड्स जो बीमारी होती है, जो किस वायरस की वजह से होती है, एड्स क्या है, बीमारी है, और इस वायरस का नाम क्या होता है, HIV। क्या होता है इस वायरस का नाम, HIV, ठीक है ना। इसके बारे में भी आज हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे अभी थोड़ी देर में, ठीक है, कि ये बीमारी कैसे फैलती है और क्या क्या रीजन हो सकते हैं, है ना, किस तरह से, क्या ये छुआछूत वाली बीमारी है कि जिस व्यक्ति को एड्स है अगर उसको किसी व्यक्ति ने छू लिया या उसके साथ बैठ के खाना खा लिया तो क्या स्वस्थ व्यक्ति को भी हो सकती है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना। जो एड्स बीमारी है ये छुआछूत वाली बीमारी नहीं है, इसके कोई और कारण होते हैं जो एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में फैलती है, ठीक है ना। तो अगर किसी व्यक्ति को एड्स है तो उससे हमको कोई बहुत दूर भागने की या उससे नफरत करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बीमारी कोई साथ में खड़े होने से, उसके साथ बातचीत करने से, या फिर उसके साथ बैठ करके खाना खाने से ये बीमारी संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में बिल्कुल भी नहीं फैलती है, ठीक है ना। तो उस व्यक्ति से अलग तरह का जो है व्यवहार करने की कोई भी जरूरत नहीं है, उसके कुछ अपने अलग कारण होते हैं, और उन कारणों की चर्चा हम लोग अभी आगे वाली क्लास में करेंगे, ठीक। तो यहां पर हम लोगों ने क्या देखा, जो वायरस से होने वाले रोग हैं वो खांसी जुकाम, इन्फ्लुएंजा, डेंगू बुखार और एड्स। और एड्स जो बीमारी है वो किस वायरस से होती है, वो HIV वायरस से होती है, ठीक है ना। अगर हम आगे बढ़ेंगे फिर देखेंगे बैक्टीरिया से होने वाले रोग कौन से हैं, तो ये जो टाइफाइड बुखार है, अब देखो यहां पर आपको डिफरेंस दिखेगा, एक डेंगू बुखार है, एक कौन सा बुखार है, डेंगू, और एक कौन सा बुखार है, टाइफाइड। अब ये 2 अलग अलग बुखार हैं, यहां पे आप कंफ्यूज होंगे। अब ये क्वेश्चन एग्जाम में दे देगा कि बताओ टाइफाइड बुखार कैसे होता है, तो याद आएगा यार बुखार तो यार वायरस से होता है ना,
तो वहां पे आप क्या टिक करके चले आओगे, वायरस करके चले आओगे। लेकिन हमको याद रखना है जो डेंगू वाला बुखार है, कौन सा, डेंगू वाला जो बुखार है वो वायरस की वजह से होता है, जबकि जो टाइफाइड बुखार है, टाइफाइड कैसे फैलता है, टाइफाइड फैलता है संक्रमित या दूषित भोजन या दूषित पानी से। तो हमें संक्रमित पानी नहीं पीना है, हमें पानी को हमेशा, जल को हमेशा ढक करके रखना है, भोजन को हमेशा ढक करके रखना है, खाना खाने से पहले हाथ धुलना है, जिससे वो जो संक्रमित जो संक्रमण है, क्या है, जो संक्रमण है, जो सूक्ष्म जीव हैं, वो हमारे शरीर के अंदर प्रवेश ना कर पाए। तो यहां पर हमको इस बात को ध्यान देना है, ठीक है ना। तो जो डेंगू बुखार है वो वायरस से होता है, जबकि जो टाइफाइड बुखार है वो बैक्टीरिया से होता है, ठीक है। वहीं अगर हम बात करेंगे हैजा की, या फिर क्षय रोग, या फिर सिफिलिस या एंथ्रेक्स, ये जो बीमारियां हैं ये बैक्टीरिया से होती हैं, ठीक है ना। वहीं फंजाई के द्वारा जो बीमारी होती है वो क्या होती है, त्वचा रोग, है ना, हमारी स्किन डिसीज। त्वचा रोग का मतलब क्या है, स्किन डिसीज, हमारी स्किन में, हमारी त्वचा में कुछ राउंड राउंड करके, गोले करके दाने दाने से हो जाते हैं, वो दाने गोले गोले के रूप में रहते हैं, ठीक है ना, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, रिंग वॉर्म कहते हैं। अगर आप लोगों ने देखा हो, क्या कहते हैं, रिंग वॉर्म कहते हैं। तो वो रिंग वॉर्म किसकी वजह से होता है, वो फंजाई की वजह से होता है, ठीक है ना। क्यों हो जाता है, क्योंकि हमारे मतलब शरीर में अगर पसीना अगर लगातार है, अगर हमारे बॉडी के किसी पार्ट में ह्यूमस लगातार बनी हुई है, वहां पर पसीना, जैसे मान लो यहाँ पर स्वेटिंग लगातार बनी रहती है ना, गर्मी के समय में जब ज्यादा गर्मी होती है, तो उस टाइम क्या होता है, पसीने की वजह से जो फंजाई है वो क्या करते हैं, विकसित कर जाते हैं, ग्रो कर जाते हैं, और रिंग वॉर्म जैसी बीमारियों को जन्म देते हैं, ठीक है ना। तो त्वचा रोग अक्सर किसकी वजह से होता है, फंजाई की वजह से होता है। हालांकि बहुत घातक बीमारी नहीं होती है, तीव्र रोग होती है, बहुत जल्दी सही भी हो जाती है, ठीक है। तो बहुत ज्यादा इसमें भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर हम बात करते हैं प्रोटोजोआ की, तो प्रोटोजोआ से होने वाले जो रोग हैं वो क्या है बेटा, मलेरिया है, काला अजार है, ठीक है। इस तरह के जो रोग हैं वो प्रोटोजोआ से होते हैं। वहीं कृमि की अगर बात करेंगे, जो प्लेटीहेल्मिंथेस में आता है, तो कृमि से होने वाले जो रोग हैं वो आंत कृमि संक्रमण है, मतलब हमारी छोटी आंत में जो संक्रमण होता है, ठीक है। तो हमारी छोटी आंत में जो संक्रमण होता है वो कृमि की वजह से होता है। या फिर ये फील पाँव नामक जो रोग है वो कृमि की वजह से होता है, ठीक है। अगर किसी बच्चे को याद नहीं आ रहा है कि हमने आपको पिछली क्लास में इस फील पाँव के बारे में बताया था, ठीक है, अगर अभी आपको याद आ गया हो तो अब मेरा दूसरा सवाल यह है कि फील पाँव का दूसरा नाम क्या होता है, ठीक है। तो आप सभी बच्चे जो लगातार इस लेक्चर को सुन रहे हैं वो हमको कमेंट करके जरूर बताएंगे कि फील पाँव का दूसरा नाम क्या होता है, ठीक। तो ये बीमारियां हैं जो इन तरह के सूक्ष्म जीवों से होती है, वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई और प्रोटोजोआ और कृमि से होने वाली बीमारियां हैं। इन बीमारियों को आप याद जरूर रखेंगे। अगर आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में इस तरह से भी पूछता है, ठीक है। अब यहां पर क्या है, यहां पर आपको एक तरफ रोग दे दिए गए हैं और दूसरी तरफ कारक दे दिए गए हैं, ठीक। हमने आपसे कहा था एक तरफ रोग दे दिए जाएंगे और एक तरफ कारक दे दिए जाएंगे और पूछा जाएगा बताओ भाई ये बीमारी कहां से होती है, ठीक है। तो जैसे कि यहां पर जो मलेरिया नामक बीमारी है, ये मलेरिया बीमारी किससे होती है बेटा, ये जो मलेरिया नामक बीमारी है ये किससे होती है, ये होती है प्लाज्मोडियम से, ठीक। किससे होती है, ये प्लाज्मोडियम से होती है। और प्लाज्मोडियम क्या है बेटा, ये एक प्रोटोजोआ है, ठीक। अभी हमने देखा ना कि प्रोटोजोआ से बीमारी होती है, तो प्रोटोजोआ से कौन सी बीमारी हो रही है, मलेरिया। अभी हम लोगों ने पिछली स्लाइड में चर्चा करी थी। तो मलेरिया किस प्रोटोजोआ से होता है, उस प्रोटोजोआ का नाम क्या है, प्लाज्मोडियम, ठीक। वहीं जो रेबीज बीमारी है वो किससे होती है, वो रेबीज नामक विषाणु से होती है। किससे होती है, रेबीज विषाणु से होती है। और ये रेबीज क्या है, ये एक विषाणु है, मतलब कि वायरस है, ठीक है ना। और कैसे होती है, तो आपको पता है कि जब कुत्तों के काटने से, है ना, कुत्तों के या फिर संक्रमित कुत्तों के काटने से ये बीमारियां बहुत तेजी से फैलती हैं, ठीक। वहीं हम बात करते हैं इन्फ्लुएंजा की, तो इन्फ्लुएंजा नामक जो बीमारी है वो किससे होती है, मिक्सो वायरस इन्फ्लुएंजी से होती है। और ये भी एक तरह का क्या है बेटा, वायरस है, ठीक। वहीं हम बात करते हैं क्षय रोग की, तो जो क्षय रोग नामक बीमारी है ये किससे होती है, ये होती है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। और ये क्या है, ये एक बैक्टीरिया है। यहां पे क्या लिखा है, माइकोबैक्टीरियम। तो बैक्टीरियम का मतलब क्या है, ये एक क्या है, बैक्टीरिया है, ठीक है। देखो ये है क्षय रोग, है ना, और क्षय रोग किससे होता है, बैक्टीरिया से होता है। तो उस बैक्टीरिया का नाम क्या है, उस बैक्टीरिया का नाम है, उस बैक्टीरिया का नाम है क्या, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। क्या नाम है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। तो ये जो स्लाइड है ये भी क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक। अब अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो अगर एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा, अगर एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह से आता है
कि संक्रामक रोगों को फैलाने से, अब क्वेश्चन देखो किस तरह से पूछा जा सकता है, संक्रामक रोगों को फैलाने से रोकने के लिए आप अपने विद्यालय में कौन कौन सी सावधानियां ले सकते हैं, ये संक्रामक रोग ना फैले, ये बीमारियां ना फैले, उसके लिए कौन कौन सी सावधानियों को बरता जा सकता है जिससे ये बीमारियों को फैलने से रोका जाए। तो क्या क्या किया जा सकता है, संक्रामक रोगों को फैलने से रोकने के लिए निम्नलिखित सावधानियां बरती जा सकती हैं। पहली, विद्यालय परिषद में क्या होना चाहिए, स्वच्छता अति आवश्यक है। सबसे ज्यादा क्या जरूरी है बेटा, साफ सफाई। हम जिस मोहल्ले में रहते हैं, जिस एरिया में रहते हैं हम लोग, जहां पर हम लोग रह रहे हैं, फिर हम लोग जब स्कूल जा रहे हैं तो स्कूल के आसपास का जो वातावरण है, जहां पर हम लोग बैठ करके पढ़ाई कर रहे हैं, वहां पर क्या होनी चाहिए, स्वच्छता होनी चाहिए। साफ सफाई जो है बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है ना, क्योंकि जो बीमारियां हैं अक्सर वो कहां फैलती हैं, जहां गंदगी होती है, ठीक है, जहां कूड़ा करकट फैला रहता है। तो इसलिए जिस जगह पर हम रह रहे हैं वहां पर और अपने आस पड़ोस में हमको क्या रखनी है, साफ सफाई रखनी है। और अगर हम साफ सफाई रखेंगे तो हम संक्रामक रोगों से बचे रहेंगे, हमको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना, हम ऐसे ही क्या बने रहेंगे, स्वस्थ बने रहेंगे। तो सबसे पहला और महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है बेटा, कि जो स्वच्छता है वो अति ही आवश्यक है। खुले स्थानों पर मलमूत्र त्यागने पर पूर्ण प्रतिबंध होना चाहिए, ठीक है ना। ये जो खुली जगह होती है, हम लोग रास्ते में जा रहे हैं, अगर बाथरूम लगी है तो वहीं रास्ते में किनारे खड़े होकर के बाथरूम करने लगे। आप लोगों ने ऐसा देखा होगा, बहुत सारे लोगों को, आप रास्ते में जा रहे हो और कुछ लोग क्या है, किनारे खड़े होकर के बाथरूम कर रहे हैं। तो ये बहुत ही गलत चीज है ना। इसके लिए प्रॉपर वॉशरूम का यूज करना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि हम ऐसी जगहों पर जो है बाथरूम ना करें, ऐसी जगहों पर मलमूत्र ना त्यागें जहां पर क्या हो, खुले स्थान हो। तो खुले स्थानों पर हमको जो है इस तरह की चीजें करने से क्या करना चाहिए, कतराना चाहिए और प्रॉपर वॉशरूम का यूज करना चाहिए। जहां पर बाथरूम बने हो वहीं पर जाना चाहिए। इस तरह से करने से क्या होता है, जो गंदगी है वो गंदगी नहीं फैलती है, क्योंकि अगर खुले में इस तरह की चीजों को किया जाएगा तो जो कीटाणु हैं, जो संक्रामक रोग हैं, वो बहुत तेजी से फैलते हैं और फिर पूरे ही वातावरण को क्या करते हैं, वहां पर उसको अस्वच्छ बनाते हैं, ठीक है, और वो फिर बीमारियों का कारण बनता है। तो इस तरह की कुछ चीजें हैं जो हम ही लोग करते हैं, हम ही लोग इस तरह की चीजों को जो है वहां पर गंदगी फैलाते हैं, जिसकी वजह से फिर हम खुद ही बीमारियों का शिकार होते हैं, ठीक। तो हमारे द्वारा ही फैलाई गई बीमारियों से, हमारे द्वारा ही फैलाई गई गंदगियों से हम ही शिकार होते हैं, फिर हमको डॉक्टर के पास जाना पड़ता है ना। तो हम शारीरिक रूप से भी अस्वस्थ हो जाते हैं, मानसिक रूप से भी अस्वस्थ हो जाते हैं। डॉक्टर के पास जाते हैं, वहां पैसा खर्चा करना पड़ता है, मेहनत से पैसा कमाते हैं हम, फिर उसी पैसे को कहां खर्चा करते हैं, डॉक्टर के पास जाके खर्चा करते हैं। क्यों? सिर्फ इस वजह से कि हम स्वच्छता का पालन नहीं करते हैं, हम साफ सफाई का ध्यान नहीं देते हैं। अगर हम साफ सफाई का ध्यान देंगे, अगर खुले स्थानों पर बाथरूम करने को जो है कतराएंगे, ठीक है ना, प्रॉपर वॉशरूम का यूज करेंगे, तो इस तरह की चीज करने से जो संक्रामक रोग हैं वो बेटा नहीं फैलेंगे। हमने पहले भी कहा था, ये जो चैप्टर है ये एग्जाम के पर्पस से तो महत्वपूर्ण है ही, वहीं उससे कहीं ज्यादा ये क्या महत्वपूर्ण है, आपके दिनचर्या से, आपके डेली रूटीन से ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप डेली रूटीन में ऐसी चीजों को फॉलो करेंगे तो हम पूरा तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन हां, जो बीमारियां हैं वो 50% बीमारियां, लगभग आधे से ज्यादा बीमारियां ऐसे ही खत्म हो जाएंगी अगर हम इन सारी चीजों का पालन पूर्णतया करेंगे, ठीक। तो सिर्फ सुनना ही नहीं है, सुन करके उसको फॉलो भी करना है। क्यों? क्योंकि आपको इन संक्रामक रोगों से बचे रहना है और आपको एक स्वस्थ रहना है, ठीक। चलो दूसरे पॉइंट की बात करेंगे तो विद्यालय परिसर में जो सीवर व्यवस्था है, ठीक है। अब देखो यहां बार बार विद्यालय क्यों आ रहा है, क्योंकि यहां पर क्वेश्चन में ही दिया है कि संक्रामक रोगों को फैलने से रोकने के लिए अपने विद्यालय में कौन कौन सी सावधानियां बरतेंगे। तो यहां पर विद्यालय लिखा है, इसलिए यहां पर हम विद्यालय को लाए हैं, लेकिन ये जो सावधानियां ये हमको अपने घर में, अपने घर के आसपास भी क्या करनी है, बरतनी है। साफ सफाई हमारे घर में भी होनी चाहिए, विद्यालय में भी होनी चाहिए, ठीक। अब ये जो सीवर की व्यवस्था है, ये जो सीवर की व्यवस्था है वो कैसी होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। तो हर जगह होनी चाहिए। जहां हम घर में रह रहे हैं, क्या वहां पर क्या सीवर साफ नहीं होना चाहिए? अगर नहीं होगा तो क्या वहां से बीमारियां नहीं फैलेंगी? बिल्कुल फैलेंगी। तो ये जो सीवर लाइन है ये भी क्या होनी चाहिए, वहां पर साफ सफाई लगातार होती रहनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि सीवर भर गया है, वहां से वही गंदा पानी बाहर निकल रहा है, आपके घर के सामने वही गंदा पानी इकट्ठा हो रहा है, फिर वो क्या होगा, फिर वहां पर मच्छर और भी कई सारे जो जीवाणु हैं, विषाणु हैं, प्रोटोजोआ हैं, वो वहां पर पैदा होंगे और फिर वहां से निकलने वाले व्यक्ति को या फिर वहां के वातावरण को क्या करेंगे, संक्रमित करेंगे। और फिर वहां पर ऐसा नहीं कि मेरे घर के बाहर अगर वो सीवर लाइन खुली हुई है या पानी बह रहा है तो सिर्फ क्या हम ही संक्रमित होंगे, ऐसा नहीं। उस मोहल्ले में रहने वाले जितने भी व्यक्ति हैं, हर व्यक्ति की जिम्मेदारी बनती है कि वहां पर क्या रहे, साफ सफाई रहे,
क्यों? क्योंकि वो बीमारियां फिर पूरे वातावरण में फैलती हैं। ऐसा नहीं वो सिर्फ बीमारी खाली हमारे ही घर में आएगी, क्यों? क्योंकि वो मेरे घर के सामने है। ऐसा नहीं है, अगर वो मेरे घर के बगल में भी है तब भी वो जो गंदगी जो बाहर फैल रही है, जो सीवर लाइन का पानी जो बाहर आ रहा है, वो क्या होगा, पूरे वातावरण को जो है संक्रमित करेगा, दूषित करेगा, और वो बीमारियां उस एरिया में, उस मोहल्ले में रहने वाले हर एक व्यक्ति को वो बीमारियां हो जाएंगी। ठीक है ना? तो ये सिर्फ एक हमारा ही काम नहीं है, हमें अपने आस पड़ोस में भी क्या देना है, साफ सफाई का ध्यान रखना है। करना नहीं है तो किसी से करवाना है, खुद कर सकते हैं तो खुद करना है। तो ऐसे काम जो आप खुद कर सकते हैं, जो साफ सफाई वाले जैसे छोटे मोटे काम है, ये हम खुद कर सकते हैं, तो ये हमें खुद करना है। और ऐसे काम जैसे सीवर लाइन की व्यवस्था है, ये वाले काम अगर खराब हैं तो इनको फिर हमें, मतलब खराब का मतलब अगर सीवर लाइन खराब है ना, तो फिर ये जो लोग ये काम करते हैं उनसे हमें इस काम को कराना है। मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है कि आपको साफ सफाई रखनी है, आपको ऐसे वातावरण में रहना है जो कैसा हो, साफ हो, स्वच्छ हो, जिससे कि आपको बीमारियां ना फैले और आपके आस पड़ोस में भी, आपके विद्यालय में भी एक स्वच्छता का माहौल बना रहे, जिससे आप और आपसे मिलने वाले लोग क्या रहें, स्वच्छ रहें। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्यालय में जो कैंटीन है वहां पे कटे हुए फल नहीं खाने हैं, बिना ढकी हुई खाद्य सामग्री का भी हमको उपयोग नहीं करना है। तो ये कटे हुए फल और बिना ढकी हुई खाद्य सामग्री ये हमको नहीं खानी है। विद्यालय कैंटीन में अगर वहां पर कटे हुए फल रखे हैं और वो दिए जा रहे हैं तो वो हमको नहीं खाने हैं। वहीं उसी प्रकार से घर में अगर फल कटे हुए, किसी फल को आपने काटा, मान लो आप केला सेब खाने जा रहे हैं, उसको काट के रख लिया, ठीक, 2 केले 2 सेब आपने काट के रख लिए, मान लो काट के रख लिए, ठीक है, और फिर आपने उसमें से आधा खाया और आधा आपने ऐसे खुला रख दिया कि अब मेरा पेट भर गया है या मेरा अब मन नहीं है खाने का, अब हम नहीं खाएंगे, है ना। मम्मी ने आपको दिया बढ़िया से काट के और आपने थोड़ा बहुत खाया, बाकी आपने रख दिया, अब उसको ढका भी नहीं, ठीक है। और दूसरी बात, ये जो कटे हुए फल है ना, ये ज्यादा देर तक रखने भी नहीं चाहिए। अगर ये कटे हुए फल आप चाहे ढक के भी रखो, लेकिन अगर कटे हुए फल को अगर आप ज्यादा देर तक रख देंगे तो ज्यादा देर तक रखने से क्या होता है, इनमें बीमारियां अपने आप पैदा होने लगती हैं। इनमें जो बैक्टीरिया हैं वो अपने आप पैदा होने लगते हैं, करना नहीं पड़ता है, अपने आप पैदा होने लगते हैं। कटे हुए फल को रखे हुए, चाहे भले तुम उसको ढक के क्यों ना रखो। तो क्या ध्यान देना है, अगर आपकी मम्मी, आपके घर वाले अगर आपको जो है फल दे रहे हैं कोई काट के खाने के लिए, तो उसको पूरा ही खत्म करना है ना। खुद नहीं खा रहे हैं तो उसको अपने भाई बहनों को, जो आपसे बड़े हैं, छोटे हैं, आपके घर वाले की मम्मी, अब हमको नहीं खाना है, आप इसको खा लो। काट करके किसी भी फल को काफी देर तक नहीं रखना है, उसको तुरंत फिनिश करना है, ठीक है ना। और खाद्य सामग्री, जो खाने वाले खाद्य सामग्री हैं, चाहे फिर वो भोजन के रूप में हो या फिर वो किसी भी चीज के रूप में हो, जो भी खाने वाली चीजें हैं उसको क्या करना है, उसको बिना ढकी हुई नहीं रखना है, हमेशा उसको ढक करके रखना है, ठीक है। तो ये चीजें जो है क्या करनी है, महत्वपूर्ण है। वहीं विद्यालय को संक्रामक रोगों, लैंगिक संपर्क द्वारा फैलने वाले रोगों की जानकारी देनी चाहिए। विद्यालय में भी आपको यह बताना चाहिए कि विद्यालय में भी टीचरों को, अध्यापकों को यह बताना चाहिए कि संक्रामक रोग किस तरह से फैलते हैं, इसकी जानकारी देनी चाहिए। वहीं संक्रामक रोग के साथ साथ लैंगिक संपर्क के द्वारा, सेक्सुअल अटैचमेंट के द्वारा, सेक्सुअल इंटरकोर्स के द्वारा कौन कौन सी बीमारियां फैलती हैं, इसकी भी जानकारी जो है विद्यालय में टीचरों के माध्यम से, अध्यापक के माध्यम से दी जानी चाहिए। जैसे कि लैंगिक संपर्क के द्वारा, सेक्सुअल इंटरकोर्स के माध्यम से जो फैलने वाली बीमारी है वो कौन सी बीमारियां हैं, तो वो 2 बीमारियां हैं। पहली, एक सभी बच्चे जानते होंगे, एड्स जिसको कहते हैं, ठीक है ना। ये एड्स नामक जो बीमारी है, एड्स का पूरा नाम क्या होता है, आप सभी हमको कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे। जिनको नहीं पता है उनकी जानकारी के लिए, एड्स का पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम होता है, ठीक है ना। वहीं ये जो एड्स नामक बीमारी है किससे फैलती है, ये जो है HIV नामक वायरस से फैलती है। और इस वायरस को फैलने का कारण क्या होता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स। अगर बिना किसी सुरक्षा के, बिना किसी प्रोटेक्शन के अगर जो है सेक्सुअल इंटरकोर्स किया जाता है, लैंगिक संबंध अगर बनाए जाते हैं, तो ये एड्स नामक बीमारी या HIV नामक वायरस एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरे स्वस्थ व्यक्ति में आसानी से फैलता है। वहीं ये जो बीमारी है सिफिलिस, ये सिफिलिस भी बीमारी सेक्सुअल इंटरकोर्स के माध्यम से, लैंगिक व्यवहार के माध्यम से फैलती है। लेकिन एड्स को फैलाने के लिए क्या होता है, HIV वायरस है, और सिफिलिस जो कि सेम सेक्सुअल इंटरकोर्स के माध्यम से, लैंगिक व्यवहार के माध्यम से फैलती है। लेकिन सिफिलिस किसके माध्यम से फैलता है, बैक्टीरिया के माध्यम से फैलता है। तो ये 2 बीमारियां, एड्स और सिफिलिस, किसके द्वारा फैलती है, लैंगिक व्यवहार के द्वारा, सेक्सुअल अटैचमेंट, सेक्सुअल एक्साइटमेंट, ठीक है ना, सेक्सुअल इंटरकोर्स, इनके माध्यम से ये बीमारियां फैलती हैं। लेकिन अंतर क्या है दोनों में, अंतर यह है कि एड्स को फैलाने के लिए वायरस जिम्मेदार है, जबकि सिफिलिस को फैलाने के लिए बैक्टीरिया जिम्मेदार है, ठीक है ना।
तो ये जो लैंगिक संपर्क के द्वारा बीमारियां जो फैलती हैं, इसकी जानकारी भी किसको देनी चाहिए? अध्यापक को देनी चाहिए। ये किसका काम है? ये अध्यापक का काम है, आपको जागरूक करना, ठीक है ना। तो अगर लैंगिक संपर्क बनाया जा रहा है, अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स किया जा रहा है, तो वहां पर किस चीज का ध्यान देना है? वहां पर ध्यान देना है कि बिना किसी प्रोटेक्शन के जो है ऐसा काम ना किया जाए जिससे कि वो फिर बीमारी फैलने का कारण बने, ठीक है ना। और इसके द्वारा कौन सी 2 बीमारियां फैलती हैं? तो अभी हमने आपको बताया, इसके द्वारा जो 2 बीमारियां फैलती हैं उसमें एक का नाम क्या है? एड्स, AIDS, और दूसरी बीमारी क्या है बेटा? सिफिलिस। ठीक है ना। हालांकि एक और होती है, अगर आप याद रखें तो ठीक है, नहीं याद रखेंगे तो कोई बात नहीं, गोनोरिया जिसको कहते हैं। तो ये सिफिलिस और सिफिलिस और गोनोरिया नामक जो बीमारी है, ये किसके द्वारा फैलती है बेटा? ये फैलती हैं जीवाणु के द्वारा। जबकि जो एड्स नामक बीमारी है, ये किसके द्वारा फैलती है? विषाणु के द्वारा। ठीक, तो लैंगिक संपर्क के द्वारा फैलने वाली जो बीमारी है वो एड्स होती है, सिफिलिस और गोनोरिया होती है। सिफिलिस और गोनोरिया जहां जीवाणुओं के द्वारा फैलती हैं, वहीं एड्स नामक बीमारी विषाणु के द्वारा फैलती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। समय समय पर विद्यार्थियों को संक्रामक रोगों की वजह से जो प्रतिरोधी टीके लगाए जाते हैं, ठीक है ना। जैसे कि बचपन में जैसे ही बच्चे पैदा होते हैं, आपको पता है ना, वो टीका याद है, 2 बूंद जिंदगी की, है ना। वो क्या है? वो पोलियो की दवाई है ना, जिससे कि पोलियो नामक जो बीमारी है वो पोलियो की जो दवाई देते हैं ना, 2 बूंद जिंदगी की, तो वो क्या है? वो एक तरीके से प्रतिरोधी टीका है, जिससे कि आगे आने वाले भविष्य में फिर इस तरह की बीमारियां ना फैलें। तो इस संक्रामक रोगों से फैलने के लिए जो बीमारियां होती हैं, उसके अगेंस्ट में, उसके विरोध में जो टीके लगाए जाते हैं, उसकी भी जानकारियां आपको पता रहनी चाहिए। ठीक है, आगे हम लोग भी टीके की चर्चा और भी डिटेल में करेंगे। ठीक, अभी हम बात करते हैं संक्रामक रोग आखिर फैलते कैसे हैं। अभी हम लोगों ने यह बात करी थी कि संक्रामक रोगों को फैलने के लिए जिम्मेदार कौन होते हैं? तो जिम्मेदार होते हैं जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, ये सारी चीजें जिम्मेदार होती हैं, है ना। कृमि है, फंजाई है ये। लेकिन अब यहां पर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? कैसे फैलते हैं आखिर ये जो जीवाणु है ना, ये जो जीवाणु है, विषाणु है, ये किस तरह से फैलते हैं? माध्यम क्या होता है? तो यहां पर बहुत सारे माध्यम होते हैं। जैसे सबसे पहला माध्यम क्या है? वायु के द्वारा। किसके द्वारा फैल सकते हैं बेटा? वायु के द्वारा फैल सकते हैं, ठीक है ना। अब वायु के द्वारा फैलने वाली कौन कौन सी बीमारियां होती हैं? तो खांसी जुकाम है, निमोनिया, क्षय रोग। अब देखो, क्षय रोग किसके द्वारा होता है? क्षय रोग किसके द्वारा होता है? क्षय रोग होता है बैक्टीरिया के द्वारा। खांसी जुकाम किसके द्वारा होता है? वायरस के द्वारा। तो यहां पर यह बात नहीं हो रही है कि किस जीवाणु की वजह से, किस विषाणु की वजह से, किस सूक्ष्मजीव की वजह से बीमारी हो रही है। यहां पर हम बात क्या कर रहे हैं कि आखिर संक्रामक रोग फैलते कैसे हैं, मतलब माध्यम क्या होता है फैलने का। तो माध्यम वायु होती है, वायु के द्वारा, हवा के द्वारा खांसी जुकाम भी फैलती है, निमोनिया या क्षय रोग, ये सारा ही जो संक्रमण है किसके द्वारा होता है? वायु के द्वारा होता है, ठीक है ना। खांसते छींकते समय क्या होता है? रोगी के मुंह और नाक से छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में तेजी से बाहर वो बूंदें निकलती हैं, और जो समीपवर्ती व्यक्ति, मतलब जो व्यक्ति पास में खड़ा हो, समीप में खड़ा हो, वो समीपवर्ती व्यक्ति के शरीर में श्वास के साथ, जैसे सांस लेते हैं ना, तो श्वास के साथ क्या होता है? ये खांसी जुकाम के वायरस या फिर क्षय रोग के बैक्टीरिया, ये जैसे ही उसने खांसा या फिर उसने सांस ली, तो संक्रमित व्यक्ति के बगल में, समीप में जो व्यक्ति खड़ा है, जो कि समीपवर्ती व्यक्ति है, वो जैसे ही सांस लेता है, तो ये जो वायरस है, ये बैक्टीरिया, ये कहां चले जाते हैं? हमारे या स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में चले जाते हैं, और फिर वो बीमारियों को उसके अंदर भी क्या करते हैं? फैलाते हैं, और स्वस्थ व्यक्ति को संक्रमित व्यक्ति बना देते हैं। ठीक है, तो हमें इसका ध्यान देना है कि अगर कोई व्यक्ति जिसको खांसी जुकाम है या कोई व्यक्ति जो बीमार है, तो उससे थोड़ा सा दूर खड़े होना है ना। और अगर उसके पास भी खड़े होना है, तो फिर आपको किसका उपयोग करना है? मास्क का उपयोग करना है।
ठीक है ना। तो हमको हमेशा मास्क लगा रहना है। हमने आपको पहले भी बताया था, जब भी आप घर से बाहर निकलें तो हमेशा मास्क का यूज जरूर करें। क्यों? बाहर बहुत सारा पोल्यूशन रहता है, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बीमार नहीं दिखते हैं लेकिन बीमार होते हैं, है ना। अब जैसे क्षय रोग वाला व्यक्ति है, अगर ये अपनी स्टार्टिंग स्टेज में होगा, शुरुआत में, तो सामने वाले व्यक्ति को पता ही नहीं चलेगा कि इसको टीबी है कि नहीं है, इसको क्षय रोग है कि नहीं है, लेकिन वो खांस देगा और उसके खांसने से वो बैक्टीरिया बाहर निकल आएंगे और तुम उसके बगल में खड़े हो, तुम्हारे शरीर में भी चले गए, तो तुमको भी फिर इन फ्यूचर क्या हो जाएगा, टीबी होने की संभावना बढ़ जाती है। तो इसलिए जब भी घर के बाहर निकले तो हमेशा मास्क का यूज जरूर करें, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। और वायु के द्वारा और कौन कौन से माध्यम हो सकते हैं? तो फिर वो अप्रत्यक्ष संपर्क के द्वारा भी हो सकता है या फिर प्रत्यक्ष संपर्क के द्वारा भी हो सकता है, ठीक है, ठीक। या फिर दूषित भोजन या दूषित पानी के द्वारा हो सकता है, या फिर वो मच्छर के काटने से या किसी और कीड़े के काटने से हो सकता है, या फिर संक्रमित पशु के द्वारा भी ये बीमारियां हो सकती हैं। तो बहुत सारे रीजन हैं, ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ वायु के द्वारा ये बीमारियां होंगी। वायु के साथ साथ ये अप्रत्यक्ष व्यक्ति के संपर्क में आने से भी हो सकता है, जैसे कि बिस्तर या फिर खाने पीने के जो बर्तन हैं या फिर जो कपड़े हैं, है ना, उसके अगर संपर्क में आएंगे तो ये अप्रत्यक्ष संपर्क है। मतलब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब अगर कोई व्यक्ति बीमार है, ठीक है ना, और वो उसी बर्तन में खा रहा है, वो एक बर्तन में खा रहा है, उसी बर्तन में किसी स्वस्थ व्यक्ति ने खाना खाया, ठीक है ना, तो फिर वो जो वायरस या बैक्टीरिया जो के छोटे छोटे कण हैं वो उस संक्रमित व्यक्ति से उस स्वस्थ व्यक्ति में जा सकते हैं। किसके माध्यम से? उसके खाने पीने के बर्तन के माध्यम से, या फिर जो कपड़े वो पहन रहा है वही कपड़े जो है किसी स्वस्थ व्यक्ति ने पहन लिए, ठीक है ना, या जिस बिस्तर में वो संक्रमित व्यक्ति लेटा हुआ है उसी बिस्तर में कोई स्वस्थ व्यक्ति जाकर के लेट गया, तो ये भी तरीके हैं किसके? संक्रमण के फैलने के। इसीलिए संक्रमित व्यक्ति के जो बर्तन हैं वो अलग रखे जाते हैं। अलग रखने का मतलब कि उसके बर्तन में कोई और खाना ना खाए, है ना। इसीलिए हमेशा अपने खाने के बर्तन अलग होने चाहिए। आपके हाथ मुंह पोंछने की जो टॉवल है, तौलिया है, वो अलग होनी चाहिए। अगर एक ही है तो फिर उसको डेली धुलना चाहिए, है ना। अगर एक ही तौलिया पूरे घर में इस्तेमाल करी जा रही है तो उसको क्या करो, डेली उसको धुलो, या डेली नहीं धुल सकते हो तो 1 से 2 दिन में उसको धुलो, है ना। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम दैनिक अपनी दिनचर्या में फॉलो करके अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। बहुत सारी बीमारियों से अपने आप को ऐसे ही बचा सकते हैं, ठीक है ना। तो इसका अगर आप पालन करेंगे तो आई होप और भगवान करे आप हमेशा स्वस्थ रहें और मस्त रहें, ठीक। उसी तरीके से प्रत्यक्ष संपर्क के द्वारा भी, जैसे कि अनेक रोग जो होते हैं वो सामान्य संपर्क, जैसे कि हाथ मिलाने से, खेल कूदने से, कुश्ती करने से एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, ठीक है ना, और उसके द्वारा ये बीमारियां क्या होती हैं? फैलती हैं, ठीक है ना। यहां लिखा नहीं फैलते हैं, तो ये क्या होता है? फैलते हैं, ठीक है। उसी तरीके से दूषित पानी और दूषित भोजन के द्वारा भी फैल सकती है। किसी मच्छर के काटने से मलेरिया भी हो सकता है और डेंगू भी हो सकता है, ठीक है। वहीं संक्रमित पशु के द्वारा, जैसे अगर कुत्तों ने काट लिया या बंदर ने काट लिया तो कौन सी बीमारी होने का खतरा रहता है? रेबीज नामक जो भयानक बीमारी होती है। इस बीमारी कैसे होती है? कुत्तों के या बंदर के काटने से ये बीमारियां होती हैं। तो इस तरीके से हमें संक्रमित पशुओं से भी क्या रहना है? दूर रहना है, ठीक है ना। अगर कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने घर में इन जानवरों को पालते हैं, जैसे कि कुत्तों को पालने का बहुत ज्यादा चलन है, ठीक है ना, बहुत ज्यादा लोग, मतलब बहुत सारे लोग क्या करते हैं? कुत्तों को अपने घर में पालते हैं। पालना है, अच्छी बात है, उनको रखना है, आप रखिए, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जो लोग इस तरह से करते हैं, कुत्तों को घर में पालते हैं, तो फिर वो उसमें ध्यान भी देते हैं, उसको इंजेक्शन भी लगवाते हैं, वहां साफ सफाई का ध्यान भी रखते हैं। तो अगर आप पाल रहे हैं ऐसे जानवरों को तो फिर वहां पर आपको साफ सफाई का ध्यान भी रखना है, ठीक है ना। उनको जो है डेली या जब भी उनकी वो सुई लगती है, इंजेक्शन लगते हैं, वो भी आपको वहां लगवाने हैं। मतलब इन सारी चीजों का ध्यान देना है जिससे कि आप स्वस्थ रहें। मुद्दा क्या है? आपको स्वस्थ रहना है, ठीक है ना। तो वहीं हम ये चित्र के माध्यम से भी देख सकते हैं कि अगर व्यक्तिगत संपर्क हो रहा है या फिर किसी के बर्तन अगर इस्तेमाल किए जा रहे हैं या फिर हवा के द्वारा या फिर हाथ मिलाने से, है ना, या फिर किसी के कपड़े पहनने से या उसके बर्तनों का इस्तेमाल करने से, ठीक है ना, या फिर कीड़े मकोड़ों से, मच्छरों से, या फिर किसी संक्रमित पशु से, तो ये बहुत सारे माध्यम हैं जिससे एक स्वस्थ संक्रमित व्यक्ति से जो बीमारियां हैं वो कहां फैल रही है? एक स्वस्थ व्यक्ति में फैलती हैं। तो इन जितने भी यहां पर जो है ऑप्शन दिए गए हैं, इन सभी में आपको ध्यान देना है क्या? कि आपको जो भी काम करने हैं वो कैसे सावधानी पूर्वक करने हैं, ध्यान देना है और साफ सफाई का ख्याल रखना है, जिससे कि संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति तक वो बीमारियां ना फैले, ठीक है। चलो
आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं कि अंग विशिष्ट और ऊतक विशिष्ट अभिव्यक्ति क्या है। तो ये जो बैक्टीरिया है ना, ये बैक्टीरिया जो हमारे शरीर में फैलते हैं और हमारे शरीर फैल करके बहुत सारी बीमारियों को फैलाते हैं, तो हमको पहले ये पता होना चाहिए कि आखिर ये बैक्टीरिया हमारे शरीर के किस अंग में फैल रहे हैं, कहां पर फैल रहे हैं और कौन कौन सी बीमारियों को फैला रहे हैं, किसके किसके लिए जिम्मेदार हैं। जैसे कि आप यहां पर देख रहे हैं कि ये जो बैक्टीरिया है, अगर ये बैक्टीरिया हवा के माध्यम से, अगर ये बैक्टीरिया हवा के माध्यम से नाक के द्वारा प्रवेश करेगा तो ये कहां जाएगा, हमारे फेफड़ों में जाएगा। कहां जाएगा, हमारे फेफड़ों में जाएगा और कौन सी बीमारी हो जाएगी, क्षय रोग नामक बीमारी हो जाएगी। ठीक, वहीं अगर ये बैक्टीरिया जो है वो मुंह के माध्यम से जो है प्रवेश करेगा, यहां पर किसके द्वारा प्रवेश कर रहा था, नाक के द्वारा, मतलब यहां पर ऊतक क्या लिखा है, अंग विशिष्ट और ऊतक विशिष्ट अभिव्यक्ति कि एक ही बैक्टीरिया है, लेकिन अगर अंगों का प्रयोग अलग अलग हो गया तो बीमारियां भी अलग अलग हो जाती हैं। जैसे कि अगर बैक्टीरिया नाक के द्वारा प्रवेश करेगा तो टीबी हो सकता है, क्षय रोग हो सकता है, लेकिन वही बैक्टीरिया अगर मुंह के द्वारा प्रवेश करेगा तो ये हमारे आहार नाल में जाएगा। कहां जाएगा, आहार नाल में जाएगा। अब मुंह के द्वारा प्रवेश करेगा तो आहार नाल में जाएगा और बीमारी कौन सी हो जाएगी, बीमारी हो जाएगी टाइफाइड रोग। बीमारी कौन सी हो जाएगी, टाइफाइड हो जाएगी। लेकिन अगर नाक के माध्यम से जा रहा है बैक्टीरिया तो हमारे फेफड़ों में जाएगा और फेफड़ों में जाएगा तो कौन सी बीमारी करेगा, क्षय रोग नामक बीमारी करेगा। वहीं अगर ये बैक्टीरिया जो है, वहीं अगर ये बैक्टीरिया यकृत में जाएगा, हमारे लीवर में जाएगा, कहां जाएगा, हमारे लीवर में जाएगा, यकृत में जाएगा, तो फिर हेपेटाइटिस नामक जो बैक्टीरिया है वो कौन सी बीमारी कर देगा, पीलिया रोग कर देगा। क्या कर देगा, पीलिया रोग के लिए जिम्मेदार होगा। तो हम यहां पर देख रहे हैं कि यहां पर देखो 3 अंगों का इस्तेमाल हुआ, एक नाक का इस्तेमाल हुआ, दूसरा मुंह का इस्तेमाल हुआ और तीसरा यकृत का इस्तेमाल हुआ। ठीक, अगर बैक्टीरिया, और ये बैक्टीरिया एक ही है, यहां भी बैक्टीरिया है, यहां भी बैक्टीरिया है और यहां भी बैक्टीरिया है। तो अगर बैक्टीरिया नाक के माध्यम से गया तो क्षय रोग किया, अगर बैक्टीरिया मुंह के माध्यम से गया तो टाइफाइड हो गया और बैक्टीरिया यकृत में गया तो पीलिया रोग हो गया। ठीक है ना, मतलब अगर अंग बदल रहे हैं, है ना, अगर मुंह की जगह नाक के माध्यम से बैक्टीरिया जा रहा है तो टीबी कर रहा है, नाक की जगह अगर मुंह के माध्यम से जा रहा है तो टाइफाइड बीमारी हो रही है, और अगर यकृत में जा रहा है, आहार नाल की जगह, इसमें जो मुंह के द्वारा कहां जाता है, आहार नाल में जाता है, आहार नाल में जाकर के अगर यकृत में जाएगा तो फिर पीलिया रोग के लिए जिम्मेदार होगा। तो ये क्या है, ये अंग विशिष्ट है। अगर अंग बदलते हैं तो बैक्टीरिया जिस अंग में पहुंच रहा है, जिस भी अंग में बैक्टीरिया पहुंच रहा है वहां पर अलग अलग बीमारियों को क्या करता है, जन्म देता है। तो आपको ध्यान रखना है और आपको जो है हर एक चीज को क्या करना है, बचा करके रखना है, सावधानी पूर्वक रखना है, जिससे कि आप क्या ना हो, बीमार ना हो सके और आप एक स्वस्थ व्यक्ति बने रहें। ठीक है, तो यहां पर देखते हैं कि जिस ऊतक अथवा अंग पर इन सूक्ष्म जीवों का आक्रमण होता है, रोग के लक्षण अथवा चिन्ह उसी पर क्या करते हैं, निर्भर करते हैं। जैसे कि हम लोगों ने देखा था कि जब बैक्टीरिया नाक के माध्यम से गया था तो कहां पर प्रवेश किया था, हमारे फेफड़ों में प्रवेश किया था। और अगर बैक्टीरिया बेटा हमारे फेफड़ों में प्रवेश करेगा तो उसके लक्षण भी अलग होंगे। क्या लक्षण होंगे, उसके लक्षण होंगे खांसी और कम सांस आना। ठीक है ना, सांस लेने की जो रेट है, जो सांस लेने की दर है वो धीमी हो जाएगी और खांसी ज्यादा आने लगेगी। तो ये किसका लक्षण है, ये क्षय रोग का लक्षण है। किसका है, ये क्षय रोग का लक्षण है। तो इस तरीके से पता चलेगा कि कौन सा जो है रोग हो गया है, व्यक्ति को क्षय रोग हो गया है। वहीं अगर बैक्टीरिया कहां जाएगा, यकृत पर जाएगा तो कौन सा रोग होगा, पीलिया रोग होगा। ठीक, वहीं अगर वो मस्तिष्क में जाता है, कहां पर, अगर मस्तिष्क पर बैक्टीरिया आक्रमण करता है तो सिर दर्द होगा, उल्टी होगी, चक्कर आने लगेंगे, बेहोशी आने लगेगी। ठीक, तो इतनी सारी चीजें हैं, मतलब अंग बदल रहा है तो बीमारियां भी बदल रही हैं, और बीमारियां बदलती हैं तो उस बीमारी के जो लक्षण हैं वो लक्षण भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। ठीक, तो यदि हम जानते हैं कि कौन से ऊतक अथवा कौन से अंग पर आक्रमण हुआ है तो हम क्या करेंगे, तो उनके जो कार्य हैं उनसे हम संक्रमण के चिन्ह और संक्रमण के लक्षण का अनुमान लगा पाएंगे। और अगर संक्रमण के लक्षण और उसका अगर अनुमान अगर हम लोग लगा पाएंगे कि हमें कौन सा संक्रमण हुआ है तो उसी तरह की दवा लेकर के, उसी तरह की एंटीबायोटिक लेकर के हम अपने आप को बीमार होने से बचा पाएंगे। ठीक,
तो अब यहां पर बात आती है किसकी, उपचार की। किसकी बात आती है, उपचार की बात आती है कि अगर बीमारियां हो रही हैं, अगर आपको पता है कि किस अंग में वो बीमारियां हुई हैं या किस ऊतक में वो बीमारियां हुई हैं और उसके क्या लक्षण हैं, अगर वो लक्षण आपको दिख रहे हैं, ठीक, या वो लक्षण आप डॉक्टर के पास गए हैं, डॉक्टर ने उस लक्षणों को देखा कि अगर बैक्टीरिया ने आपके फेफड़ों में प्रवेश किया है तो फिर वहां पर खांसी आना और सांस लेने की जो दर है वो कम हो जाना, अगर इस तरह का लक्षण है तो वो जान जाएगा कि आपको कौन सा रोग हो सकता है, आपको टीबी या क्षय रोग हो सकता है। ठीक, वहीं अगर बैक्टीरिया आपके मस्तिष्क में प्रवेश किया है तो उसके लक्षण फिर बदल जाएंगे, फिर वहां पे सरदर्द होने लगेगा, उल्टी आने लगेगी, चक्कर आने लगेंगे। तो लक्षण से पता चलता है कि सूक्ष्म जीव ने किस शरीर के किस अंग पर क्या किया है, आक्रमण किया है, और उसी हिसाब से उसी प्रकार से लक्षणों के आधार पर क्या किया जाएगा, उपचार किया जाएगा। तो उपचार के क्या नियम हो सकते हैं, तो हम ऐसी औषधि का उपयोग करें, हम क्या करें, हम ऐसी औषधि का उपयोग करें जो हमारे शरीर को प्रभावित किए बिना ही क्या करें, बैक्टीरिया के मार्ग, संश्लेषी मार्ग को क्या कर सके, रोक सके। और ऐसा कब हो सकता है कि हम लोग ऐसी चीजों का, ऐसी औषधि का प्रयोग करें, ऐसी मेडिसिन का प्रयोग करें जो हमको इफेक्ट ना करे, हमको ज्यादा प्रभावित ना करे, और जिसकी वजह से संक्रमण हुआ है, चाहे वो वायरस हो, बैक्टीरिया हो या जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, उसको क्या कर दे, खत्म कर दे। तो उसके लिए फिर हम लोग किसका यूज करते हैं, उसके लिए फिर एंटीबायोटिक का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है बेटा, एंटीबायोटिक का यूज किया जाता है। तो अब वहां पर आपके एग्जाम में सवाल किस तरह से आ सकता है, आपके एग्जाम में सवाल आएगा कि एंटीबायोटिक क्या है, क्या सवाल आएगा कि एंटीबायोटिक क्या है और ये कैसे कार्य करते हैं, जीवाणु जनित रोगों के नियंत्रण में किस प्रकार से प्रभावकारी हो सकते हैं। या फिर क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि वायरल संक्रमण के विरुद्ध प्रतिजैविक कार्य क्यों नहीं करते हैं। तो हम आपको यहां पर यह भी बताएंगे कि जो एंटीबायोटिक है, जो प्रतिजैविक है, एंटीबायोटिक को ही हिंदी में प्रतिजैविक कहते हैं, अंग्रेजी शब्द क्या है, एंटीबायोटिक है। तो ये जो प्रतिजैविक है, जो एंटीबायोटिक है, वो किसी वायरस, अगर आपको किसी वायरस ने जो है संक्रमित किया है तो एंटीबायोटिक वायरस में काम नहीं करती है, क्यों काम नहीं करती है वो भी पूछा जा सकता है। इस तरह से क्वेश्चन भी आ सकता है। या फिर क्वेश्चन सीधे सीधे पूछा जा सकता है कि वायरल रोगों के लिए एंटीबायोटिक प्रभावकारी नहीं होते हैं, और प्रभावकारी क्यों नहीं होते हैं, तो इसका क्या करो, इसका कारण दीजिए, इसका कारण बताइए। तो ये कुछ इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है ना। ये यहां पर क्वेश्चन के प्रकार दिए हुए हैं और इस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है कि उपचार के नियम बताइए। अगर ऐसे ही पूछ दिया जाएगा तो बहुत आसान सी बात है कि जो उपचार है वो हमें ऐसी औषधि का उपयोग करना चाहिए कि वो हमारे शरीर को ज्यादा नुकसान किए बिना उस सूक्ष्म जीव को, या वो बैक्टीरिया है या प्रोटोजोआ है या कृमि है, उसको क्या कर सके, खत्म कर सके, उसको मार सके। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जिस औषधि का इस्तेमाल करते हैं उसको क्या कहते हैं, एंटीबायोटिक कहते हैं। अब ये जो एंटीबायोटिक है ये क्या है, तो एंटीबायोटिक बेटा वे रासायनिक पदार्थ हैं, एंटीबायोटिक वे रासायनिक पदार्थ हैं जो जीवाणु की वृद्धि को क्या कर देते हैं, रोक देते हैं या फिर उन्हें मार देते हैं। ठीक, तो एंटीबायोटिक क्या है, एंटीबायोटिक एक रासायनिक पदार्थ हैं जो जीवाणुओं में होने वाली वृद्धि, जिसकी वजह से वो अपनी संख्या को बढ़ा रहे हैं, उसको रोक देंगे या फिर उसको मार देंगे। ठीक है, और अंततः उसको मार ही देते हैं, पहले रोकते हैं उसकी वृद्धि को और फिर उसको मार देते हैं। ठीक, अब एंटीबायोटिक किस तरह की हो सकती है, कौन कौन सी एंटीबायोटिक ली जाती है, एग्जाम्पल दीजिए। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उन एंटीबायोटिक के नाम बताइए जिनको हम लोग लेते हैं। तो वो कौन कौन सी एंटीबायोटिक है बेटा, तो वो पेनिसिलिन है, कौन है, पेनिसिलिन है, टेट्रासाइक्लिन है, ठीक, और वहीं क्लोरोएम्फेनिकोल, क्या नाम है, क्लोरोएम्फेनिकोल। ये कुछ मेडिसिन के उदाहरण हैं जो आपको यहां पर याद करने हैं। अगर आप 2 उदाहरण भी याद कर लेंगे तो उससे काम चल जाएगा। सबसे आसान क्या है, पेनिसिलिन, फिर टेट्रासाइक्लिन, फिर क्लोरोएम्फेनिकोल। ये कुछ एंटीबायोटिक है जिनको ली जाती है और इनको लेने से क्या होता है, जो हमारे शरीर में जो जीवाणु हैं उनको, उनकी जो वृद्धि है उसको रोक दिया जाएगा और फिर उनको फाइनली उनको मार दिया जाएगा और हम क्या हो जाएंगे, फिर धीरे धीरे स्वस्थ होने लगेंगे। ठीक, वही दूसरा क्वेश्चन ये भी है कि जो वायरल है वो वायरल संक्रमण है, अगर किसी वायरस ने हमको अफेक्ट किया है तो फिर ये जो प्रतिजैविक है, जो एंटीबायोटिक है, वो क्यों काम नहीं करती है। मतलब अगर किसी आपको वायरस ने अफेक्ट किया है, अगर किसी वायरस के संक्रमण की वजह से आप संक्रमित हैं, तो फिर जो एंटीबायोटिक है वो जल्दी काम नहीं करती है। उसका रीजन क्या है, तो उसका रीजन भी है, बैक्टीरिया में क्यों काम कर जाती है, वायरस में क्यों काम नहीं करती है, वो समझेंगे हम यहां पर। ठीक है ना।
तो देखो जो बैक्टीरिया है, आप सभी को पता है कि बैक्टीरिया अपनी रक्षा के लिए क्या करते हैं, कोशिका भित्ति का इस्तेमाल करते हैं, है ना। बैक्टीरिया जो है उसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है, जबकि वायरस में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। तो बैक्टीरिया में क्योंकि कोशिका भित्ति पाई जाती है, और जैसे ही आपने मेडिसिन ली तो बैक्टीरिया की जो कोशिका भित्ति है वो कोशिका भित्ति बनाना बंद कर देंगे, जिसकी वजह से वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, वो मर जाएंगे। तो बैक्टीरिया अपनी रक्षा के लिए क्या करते हैं, कोशिका भित्ति बनाते हैं। और जब आपने पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक को लिया, जब आपने पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक को लिया, तो इसको लेते ही जो बैक्टीरिया है उसकी जो कोशिका भित्ति बनने की प्रक्रिया है वो क्या हो जाती है, बाधित हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप बैक्टीरिया कोशिका भित्ति को नहीं बना सकते हैं और वे सरलता से मर जाते हैं। ठीक, तो मेडिसिन लेने से या एंटीबायोटिक लेने से क्या होता है, एंटीबायोटिक लेने से बैक्टीरिया में जो अपनी रक्षा के लिए, खुद के सेल्फ डिफेंस के लिए जो कोशिका भित्ति बनाने की क्षमता है वो क्षमता खत्म हो जाती है, जिसकी वजह से वो बैक्टीरिया मर जाते हैं। लेकिन वायरस की अगर बात करेंगे तो वायरस में एंटीबायोटिक का प्रभाव नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वायरस में कोशिका भित्ति ही नहीं पाई जाती है, ठीक है ना। तो वायरस में ऐसा मार्ग नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वायरस अपनी रक्षा के लिए कोशिका भित्ति नहीं बनाते हैं। वायरस अपनी रक्षा के लिए कोशिका भित्ति नहीं बनाते हैं। जब कोशिका भित्ति ही नहीं बनाते हैं तो यही कारण है कि कोई भी एंटीबायोटिक वायरस संक्रमण पर प्रभावकारी नहीं है। तो वायरस पर कोई भी एंटीबायोटिक काम नहीं करती है। क्यों? क्योंकि वायरस में या वायरस के शरीर में कोशिका भित्ति ही नहीं होती है। बैक्टीरिया के शरीर में कोशिका भित्ति होती है। तो बैक्टीरिया कोशिका भित्ति से क्या करता है, अपनी स्वयं की रक्षा करता है। तो इसीलिए जो पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक है वो कोशिका भित्ति के बनने की जो प्रक्रिया है उसको रोक देते हैं, और उसको रोकने के परिणाम स्वरूप क्या होता है कि बैक्टीरिया कोशिका भित्ति को नहीं बना पाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप वो मर जाते हैं। वायरस में कोशिका भित्ति पाई नहीं जाती है, तो इसलिए वायरस खुद ही अपने आप में इतना स्ट्रांग होता है कि उसको कोशिका भित्ति की जरूरत नहीं है। जब कोशिका भित्ति ही नहीं रहेगी तो फिर जो एंटीबायोटिक है, एंटीबायोटिक का काम क्या था, कोशिका भित्ति को ना बनना देना, कोशिका भित्ति को बनने ना देना। तो वायरस में कोशिका भित्ति होती ही नहीं है, तो इसलिए एंटीबायोटिक का कोई मतलब ही नहीं है। और इसीलिए अगर कोई व्यक्ति वायरस से संक्रमित है तो फिर एंटीबायोटिक लेने से वो सही नहीं होता है, फिर उसके लिए और प्रॉपर अलग से मेडिसिन लेनी पड़ती है और भी अलग से दवाइयां लेनी पड़ती हैं, जिससे कि फिर वो सही हो पाए, ठीक है ना। तो यदि हम वायरस संक्रमित खांसी जुकाम के साथ, अब देखो यहां पर अंतर समझो, यहां पर अंतर वायरस, खांसी जुकाम वायरस की वजह से भी हो सकता है, खांसी जुकाम बैक्टीरिया की वजह से भी हो सकता है, लेकिन मोस्टली किसकी वजह से होता है, वायरस की वजह से होता है। तो अगर खांसी जुकाम जो है, अगर खांसी जुकाम किसकी वजह से हुआ है, वायरस संक्रमित की वजह से हुआ है, वायरस के संक्रमण की वजह से हुआ है, और उसके साथ साथ बैक्टीरिया का भी संक्रमण है, मतलब वायरस के साथ साथ बैक्टीरिया का भी संक्रमण है, और व्यक्ति किससे ग्रसित है, खांसी जुकाम से ग्रसित है, तो क्या होगा, तो एंटीबायोटिक लेने से रोग की तीव्रता कम नहीं होगी। क्यों कम नहीं होगी? क्योंकि जो एंटीबायोटिक है वो बैक्टीरिया का जो संक्रमण है उस पर ही उपयोगी होगा, ना कि वायरस के संक्रमण पर। तो आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि जो खांसी जुकाम होता है उसमें अगर दवाई, अगर नॉर्मल अगर आप दवाई खाओगे तो आप जल्दी सही नहीं होते हो। हाँ सही हो, या बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे सर हम तो सही हो जाते हैं, या हमारे घर में पापा को खांसी जुकाम था, पापा दवाई लेकर के आए, सही हो गए। वो सही क्या होते हैं, वो फिर गले में कफ जम जाता है, और फिर वो कफ खांसी के रूप में फिर बार बार निकलना पड़ता है, फिर सिरप लेना पड़ता है, और भी बहुत सारी चीजें लेनी पड़ती हैं। लेकिन अगर खांसी जुकाम किसी वायरस की वजह से है तो वहां पर हमको एंटीबायोटिक नहीं लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो 3 से 4 दिन में, हमने आपको पहले ही बताया था, 3 से 4 दिन में वो अपने आप क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन अगर वही खांसी जुकाम अगर बैक्टीरिया की वजह से है तो फिर वो मेडिसिन से सही हो जाता है, ठीक। और अगर बैक्टीरिया की वजह से भी है और वायरस की वजह से भी है तो एंटीबायोटिक लेने से खाली बैक्टीरिया जो है मरेगा, बैक्टीरिया खत्म होगा, लेकिन वायरस संक्रमण पर एंटीबायोटिक काम नहीं करेगी, ठीक है। तो आई होप आपको यहां तक सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब देखो ये क्या लिखा है, ये लिखा है भैया, नजर अगर हटी तो दुर्घटना घटी, है ना। ये भाई साहब जो है अपनी मम्मी के साथ जा रहे थे, वहीं बगल में एक खूबसूरत सी प्यारी सी लड़की वहां पर जा रही थी, तो ये अपनी मम्मी का हाथ छोड़ करके किसको देखने लगे, जो है उस लड़की को देखने लगे। अब ये कोई लड़का भी हो सकता है या फिर इसका पति भी हो सकता है ना, जाकी रही भावना जैसी, ठीक। तो बगल में एक बहुत बढ़िया खूबसूरत सी जो है लड़की जा रही थी, तो उसको देखने लगे, और अगर जो है ये इनके पति हैं तो इन्होंने अपनी पत्नी का हाथ छोड़ दिया, और अंततः हुआ क्या, उसको देखने के चक्कर में सामने वाले खंबे को नहीं देख पाए और वहां से जाके टकरा गए। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर नजर हटी तो दुर्घटना घटी। मतलब कि आपको ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है, क्या इधर नहीं ध्यान देना है, आपको ध्यान देना है कि अगर कोई बीमारी फैल रही है
तो वहां पर आपको क्या करना है, वहां पर आपको नजर बनाए रखनी है कि कहीं वो बीमारी किसी गंदगी की वजह से तो नहीं फैल रही, कहीं ऐसा तो नहीं कि वहां पर कोई जो है गंदगी फैली पड़ी हो, है ना, हम साफ सफाई पर ध्यान ना दे रहे हो, हम ऐसी चीजों पर ध्यान ना दे रहे हो जो हमारे लिए बीमारी का कारण बन सकती है। ऐसा नहीं कि कहीं हम दूषित जल का सेवन कर रहे हैं, दूषित भोजन खा रहे हैं, या फिर हम बिना हाथ धुले जो है खाना खा रहे हैं, या बिना हाथ धुले किसी फल को खा रहे हैं, या हमने फल खाने से पहले ही जो है फल को धुला नहीं, उसको जैसा लाए वैसे ही काट लिया। तो ये सारी छोटी छोटी चीजें ऐसी हैं जिनका अगर हम लोग ध्यान नहीं देंगे, जिन पे अगर हम लोग नजर हटेगी तो फिर वहां पर दुर्घटना भी घट जाएगी। और इन छोटी छोटी चीजों पे को नजरअंदाज करने से, इस पे ध्यान ना देने से फिर वो कहीं ना कहीं बीमारियों का कारण बनती हैं। तो अगर हम छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देंगे तो फिर ना ही हम बीमारियों से ग्रसित होंगे, ना ही हमको उपचार के लिए, ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। इसलिए उपचार से ज्यादा अच्छा क्या है? उपचार से अच्छा है निवारण। उपचार से अच्छा क्या है? निवारण। मतलब हम ध्यान दें कि हमें ऐसी चीजों को फॉलो करना है, हमें ऐसे छोटे छोटे काम करने हैं जिसकी वजह से हम साफ सफाई रखें और बीमार ना हो। ठीक, तो वहीं निवारण बहुत जरूरी है। क्या लिखा हुआ है यहां पर कि संक्रामक रोगों से छुटकारा पाने की 3 कठिनाइयां हैं। यहां पर 3 पायदान हैं क्या? संक्रामक रोगों से छुटकारा पाने के लिए। अब वो क्या हो सकते हैं बेटा? तो पहला क्या है? तो पहला तो यह है कि यदि कोई व्यक्ति अगर बीमार है तो क्या करना चाहिए उसको? शारीरिक कार्यों को बहुत हानि होती है और फिर वो पूरी तरह से क्या होते हैं? स्वस्थ नहीं हो पाते हैं। तो आपको ध्यान देना, आपको बीमार होने से बचना है। ठीक, वहीं दूसरी बात क्या है? दूसरी बात यह है कि अगर उपचार में अगर लंबा समय लग रहा है, आपको पता है अगर आप बीमार हो जाओगे तो फिर उपचार में लंबा समय लग सकता है, अर्थात सही उपचार होने पर भी रोगी को बिस्तर पर लंबे समय तक क्या करना पड़ता है? आराम करना पड़ सकता है। तो ये जो है क्या चीज आपको बताई जा रही है यहां पर कि अगर आपने इन चीजों पर ध्यान नहीं दिया तो उसके परिणाम कितने भयानक हो सकते हैं। कितने भयानक हो सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति बीमार है, अगर एक बार अगर बीमार हो गया तो फिर क्या होगा कि वो पूरी तरह से स्वस्थ जल्दी नहीं हो पाएगा। एक बार अगर वो व्यक्ति बीमार हो गया तो इसको सही होने में, उसके उपचार होने में क्या होगा? लंबा समय लग सकता है और फिर बिस्तर पर लंबे समय तक आराम करना पड़ सकता है। तो ये कुछ परिणाम हैं जो क्या है? बहुत ही घातक हैं। तीसरा क्या हो सकता है? तो तीसरा यह हो सकता है कि जो संक्रमित रोगी है वो अन्य व्यक्तियों में रोग को फैलाने का स्रोत बन सकता है और इससे जो कठिनाइयां हैं वो क्या होंगी? और बढ़ जाएंगी। इसलिए क्योंकि परिणाम इतने भयानक हैं, इसलिए उपचार पे ध्यान ना दे करके हमको किस पे ध्यान देना है? रोगों का निवारण। उपचार से अच्छा है हमको निवारण पे ध्यान देना है कि उसका निवारण क्या हो सकता है। और उसका निवारण क्या हो सकता है? तो हम रोगों का निवारण कैसे कर सकते हैं? इसकी 2 विधियां हैं। कितनी विधियां हैं बेटा? इसकी 2 विधियां हैं। एक तो सामान्य विधि है और दूसरी रोग विशिष्ट विधि है। ठीक, सामान्य विधि क्या है बेटा? तो सामान्य विधि यह है कि संक्रमण से बचने की सामान्य विधि क्या है? कि रोगी से दूर रहें। जो व्यक्ति बीमार है, अगर ऐसा कोई व्यक्ति जो संक्रमित है तो संक्रमित व्यक्ति से क्या करना है? हमको संक्रमित व्यक्ति से दूर रहना है। ठीक, तो संक्रमित व्यक्ति से दूर रहें। इससे क्या होगा? इससे हम संक्रामक सूक्ष्म जीवों से क्या कर सकते हैं? बचाव कर सकते हैं। वहीं दूसरी बात कि सूक्ष्म जीवों से बचाव के लिए हमें क्या करना है? हम खुले स्थानों में रहें। क्यों? खुले स्थानों में रहेंगे तो जो वहां का वातावरण है वो अच्छा रहेगा, पेड़ पौधे रहेंगे, और जहां पेड़ पौधे हैं वहां पर वातावरण क्या होता है? स्वस्थ, हेल्दी वातावरण रहता है। तो खुले स्थानों में रहें, भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर ना जाएं, है ना। भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर क्या होता है? पॉल्यूशन ज्यादा होता है और लोग ज्यादा होते हैं। जब लोग ज्यादा होंगे तो कौन व्यक्ति संक्रमित है कौन नहीं है इसका अंदाजा भी लगाना मुश्किल होता है। तो अगर आप भीड़ भाड़ वाले इलाकों में अगर रहेंगे तो आपके संक्रमित होने की जो संभावना है वो बढ़ जाएगी। ऐसे इसलिए क्या करें? कोशिश करें कि खुले स्थानों में रहें। इसीलिए आप देखते होंगे कि सुबह सुबह उठ करके टहलने के लिए कहा जाता है। क्यों? तो सुबह सुबह उठ करके जब आप टहलने जाते हैं तो वातावरण क्या रहता है? बहुत ही ज्यादा स्वस्थ रहता है। लोग बहुत कम होते हैं, रोड खुली हुई होती है, पार्क खाली होते हैं, आप वहां पर टहलने जाते हैं, है ना, वातावरण की शुद्ध वायु लेते हैं, तो उससे क्या होता है? आप स्वस्थ रहते हैं और संक्रमण से दूर भी बने रहते हैं। ठीक, तो सूक्ष्म जीवों से बचने के लिए क्या करना चाहिए? साफ जल पीना चाहिए। तीसरा पॉइंट ये हो गया, हमेशा ऐसे पानी का सेवन करें जो क्या है? साफ है ना, जो दूषित नहीं है।
तो पानी साफ रहे इसके लिए क्या करना है, इसके लिए ध्यान देना है कि पानी को हमेशा ढक करके रखें। पानी को पीते समय उसमें उंगली वगैरह मत डालें। क्यों? क्योंकि कभी कभी हम ध्यान नहीं देते हैं और हमारा हाथ पानी में चला जाता है। हाथ हमारा पानी में जाने की वजह से वो पानी कैसा हो जाता है, दूषित पानी हो जाता है, और दूषित जल को पीने से फिर हम क्या हो जाते हैं, संक्रमित हो जाते हैं। तो यहां पर भी हमको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, अगर हम आगे बात करते हैं नंबर 4 की, ये तीनों ही पॉइंट कैसे हैं, ये जो तीनों ही पॉइंट है ये क्या है, ये सामान्य है। कैसे हैं, ये सामान्य है। अगर रोग विशिष्ट की बात करेंगे तो जो रोग वाहक सूक्ष्म जीव हैं उनसे बचने के लिए हमें साफ पर्यावरण में रहना चाहिए। कैसे पर्यावरण का इस्तेमाल करना चाहिए, वो पर्यावरण जो बहुत साफ हो, मतलब हम खुले स्थानों में रहें, भीड़ भाड़ वाले स्थानों में जाने का प्रयास कम करें, जहां बहुत जरूरी है तभी जाएं, और हमेशा मास्क लगा करके जाएं, हमेशा मास्क लगा के रहें, जिससे कि आप संक्रमण के चपेट में ना आए। ठीक है, और ऐसे वातावरण में रहें जहां मच्छर उत्पन्न नहीं होते हैं, मतलब जहां मच्छर ना हो। अगर घर में भी अगर मच्छर हैं तो उसका प्रॉपर उपाय किया जाए, वहां पर मॉर्टिन कॉइल या जो भी तरीके अपनाए जा सकते हैं मच्छरों को भगाने के लिए, उसके तरीके अपनाए जाएं। अगर आपके घर में या घर के बाहर अगर पानी हमेशा जमा बना रहता है, पानी हमेशा इकट्ठा रहता है, तो उस पानी को निकाल दिया जाए, क्योंकि जो पानी इकट्ठा बना रहता है, जो पानी एक जगह पर स्थिर बना रहता है, उसी पानी पे क्या होते हैं, मच्छर उत्पन्न होते हैं। ठीक है ना, और फिर वो मलेरिया और डेंगू जैसी बीमारियों का कारण बनते हैं। तो हमें कोशिश करनी है कि अगर हमारी छत पे कहीं ऐसा तो नहीं कि बारिश का पानी परमानेंट भरा हुआ है, या फिर हमारे घर के बाहर तो ऐसा नहीं कि बारिश का पानी, या फिर जब हम घर की साफ सफाई करते हैं तो बाहर पानी भर जाता है, तो वो पानी परमानेंट भरा हुआ है। अगर ऐसा है तो फिर वो कहीं ना कहीं बीमारियों का कारण बनते हैं। तो हमें कोशिश करनी है कि मच्छरों से दूर रहना है। ठीक है ना, क्योंकि मच्छर काटते नहीं है, मच्छर हमेशा काटती हैं, है ना। आपको पता है कि जो मच्छर हैं तो कभी भी मेल मच्छर नहीं काटता है, नर मच्छर कभी भी नहीं काटता है। जो मच्छर काटता है वो फीमेल मच्छर काटता है ना। तो फीमेल मॉस्किटो हमेशा मच्छर काटती है। तो ऐसे लोगों से दूर रहना है जो हमको नुकसान पहुंचाए, जो हमारा खून पिए। ठीक है, अर्थात संक्रामक रोगों से हमको क्या रहना है, बचे रहने के लिए किसका उपाय करना है, स्वच्छता बहुत आवश्यक है, और इस स्वच्छता का हमें विशेष ध्यान देना है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये सारे के सारे पॉइंट यहां पर क्लियर हो रहे होंगे। ठीक है बेटा, चलो अगला पॉइंट क्या कह रहा है। ऐसे बहुत से टीके, हमने कहा था कि हम टीकों पर चर्चा करेंगे, ऐसे बहुत से टीके हैं जो आजकल उपलब्ध हैं जो संक्रामक रोगों का निवारण करते हैं। जैसे कि टेटनस का टीका लगाया जाता है ना, पोलियो की दवाई पिलाई जाती है। हमने आपको शुरुआत में ही बताया था कि जब बच्चा छोटा होता है तो उसको पोलियो की दवाई पिलाई जाती है ना, 2 बूंद जिंदगी की। क्यों? क्योंकि आगे भविष्य में कभी भी पोलियो होने की संभावना ना रहे, इसलिए टीके क्या होते हैं, टीके ऐसी व्यवस्था है कि भविष्य में वो बीमारियां आपको ना हो, उसके लिए पहले से उसकी व्यवस्था आपके शरीर के अंदर कर दी जाती है। तो चाहे फिर वो टेटनस का टीका हो, या फिर वो डिप्थीरिया हो, डिप्थीरिया भी हो सकता है, कुकुर खांसी भी हो सकती है, चेचक भी हो सकता है, और पोलियो हो सकते हैं, आदि के टीके उपलब्ध हैं और ये टीके लगाए जाते हैं। एक हेपेटाइटिस करके हमने आपको एक बीमारी बताई थी, वो हेपेटाइटिस भी क्या है, वायरस जिससे पीलिया रोग हो जाता है, पानी के द्वारा ये बीमारी होती है। अगर आप दूषित पानी पिए, पानी के द्वारा मतलब दूषित जल के माध्यम से होती है। तो हेपेटाइटिस ए के लिए जो है टीका उपलब्ध है, और यह बच्चों को संक्रामक रोगों से क्या करते हैं, रक्षा करते हैं। क्वेश्चन बेटा आपके एग्जाम में किस तरीके से पूछा जा सकता है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है कि टीका मतलब कि वैक्सीन किसे कहते हैं, टीका जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, वैक्सीन कहते हैं। ठीक है ना, तो अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं, वैक्सीन कहते हैं। हिंदी में भी कभी कभी ऐसे लिख दिया जाता है। तो टीका अर्थात वैक्सीन किसे कहते हैं, बच्चों को दिए जाने वाले किसी 2 टीके का नाम बताइए। तो टीका क्या है बेटा, टीका एक रासायनिक पदार्थ है जो पहले से ही शरीर में प्रवेश करा दिया जाता है ना, पहले से ही शरीर में प्रवेश करा दिया जाएगा, जिससे भविष्य में आने वाली उससे संबंधित जो बीमारियां हैं वो आपको प्रभावित ना कर सकें, और आप क्या रहें, आप स्वस्थ बने रहें। तो टीका एक ऐसा रासायनिक पदार्थ है, ऐसा केमिकल सब्सटेंस है, जिससे क्या होता है, जिसको शरीर में पहले ही प्रवेश करा दिया जाता है, पहले से ही शरीर में प्रवेश करा दिया जाता है, ताकि किसी विशेष रोग के विरुद्ध क्या हो सके, प्रतिरक्षा मिल सके। ठीक, और किसी दो यहां पूछा गया 2 टीकों का नाम बताइए। तो एक हो गया BCG, किसके लिए होता है बेटा, क्षय रोग से बचने के लिए होता है, और दूसरा पोलियो का टीका, जो आपने क्या करा है, आपने सुन रखा है। ठीक है, तो ये यहां पर ये सारी चीजें हो गई।
और उम्मीद करता हूं कि आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। आपको यहां पर काफी सारी चीजें समझ में आई होंगी। ये जितने भी पॉइंट यहां पर आपको बताए जा रहे हैं ये सारे ही बहुत ही ज्यादा क्या है, महत्वपूर्ण हैं। आपके चाहे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से हो या फिर वो ऐसे पर्पज से हो कि आपके जो एग्जाम में जो क्वेश्चन आ रहे हैं या फिर जो आपका डेली रूटीन है ना, तो डेली रूटीन के पर्पज से भी क्या है, ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप इनको ध्यान देंगे। और आपका होमवर्क क्या है, आपके होमवर्क के लिए यहां पर ये कुछ क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चन को आप क्या करेंगे, इन क्वेश्चनों को आप घर में लगाएंगे। पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगी कि ये एक क्वेश्चन दिया गया है। इसी तरह से एक क्वेश्चन यहां पर संक्रमित कुत्तों से दिया गया है, जो यहां पर रेबीज की बात हो रही है। वहीं पर एक क्वेश्चन दिया गया है एड्स क्या है, एड्स के बारे में हमने आपको जानकारी दी थी। यहां पर वो सारी की सारी चीजें लिखी हुई हैं, ठीक है। उसके अलावा मलेरिया कैसे हो सकता है, मलेरिया मच्छर के काटने से होता है और क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं, क्या क्या ऐसे तरीके हो सकते हैं जिससे मलेरिया से बचा जा सके, ठीक। फिर वही उपचार से निवारण उत्तम है कि आपको ट्रीटमेंट ना कराने जाना पड़े। आप ऐसी चीजों का पालन करें जिससे आपको बीमारियां ना हो सके, आप स्वस्थ रह सकें। तो ये किस तरह से किया जा सकता है, तो आपके एग्जाम में इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है कि उपचार से निवारण उत्तम है, इसकी विवेचना कीजिए। तो किस तरह से आप इसकी विवेचना कर सकते हैं। ये जो 4 क्वेश्चन है, ये 4 क्वेश्चन आपको क्या करने हैं, आपको पढ़ने हैं। आंसर हमने आपको दे दिया है, आपको आंसर राइटिंग करनी है, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है, इसको करना है। और जिस क्वेश्चन का मैंने आंसर पूछा था उसको आपको कमेंट करके बताना है। आपको यह भी बताना है कि आज का लेक्चर आपको कैसा लगा, आज का लेक्चर आपके डेली दिनचर्या के लिए कितना महत्वपूर्ण है, आप ये कमेंट करके हमको जरूर बताएंगे। धन्यवाद मेरे दोस्तों, धन्यवाद मेरे प्यारे प्यारे भाइयों।